ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 141, अराजक अस्तित्व कौशल, खोखला डोमेन। जेरस ने अपने एक पैर को दूसरे पर मोड़ा और अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके अपनी थोड़ी को उस पर रखा और फिर जुम्बा को उत्सुकता से देखा। कितना दिलचस्प है। जुम्बा ने पहले घृणित चीज को देखा और फिर स्तब्ध हो गया। गहरे लाल रंग की सीढ़ियों और दुष्वप्न सिंहासन को देखते हुए वह कुछ देर के लिए चौंक गया और इधर उधर देखता रहा कि क्या ये वही जगह है जहां उसे होना चाहिए था। फिर भी वह बता सकता था कि हालांकि यह जगह किसी और जगह से अलग थी जिसे उसने कभी देखा था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सोल स्पेस था। जोकर जाति अपनी युद्ध क्षमता के लिए नहीं बल्कि वास्तव में अपनी बहुत ही अजीब क्षमताओं के लिए जानी जाती है। वे युद्ध के वास्तविक तरीके के रूप में मुक्के और लात मारने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। इसके बजाय वे दुनिया भर में यात्रा करने और अपने बहुत ही अनुकूल माने के कारण अत्यंत रहस्यमय और खोई हुई राजा कलाओं में तल्लीन होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जोकर जाति की कलाओं में जोकर की प्राचीन कला जोकर जाति की मूल कलाओं में से एक थी, एक ऐसी कला जिसका अब जोकर अभ्यास नहीं करते क्योंकि वे इसे पुराना मानते हैं। इसके अलावा इसे समझना बेहद कठिन था, लेकिन भाग्य के एक झटके से इस प्राचीन कला की पुस्तक जुम्बा के हाथों में आ गई और उसने पाया कि वह दूसरों की तुलना में असामान्य रूप से तेजी से इस कला का अभ्यास कर सकता है। जब से वह 5 साल का था तब से वह इस कला का अभ्यास कर रहा था और अब जब वह 17 साल का हो गया है तो वह इस कला के तीसरे स्तर पर भी पहुंच गया है। लेकिन इस कला के बारे में कुछ ऐसा था जो केवल जोकर जातियों के कुछ लोगों को ही पता था। प्राचीन जोकर समय की तीसरी कला, यह एक दुर्लभ आत्मा आक्रमण कला थी। जुम्बा ने तीसरे चरण का पागलपन से अभ्यास करते हुए इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखा था। ये किसी तरह के अल्टीमेट ट्रायम्फ कार्ड की तरह था, इसलिए उसने इस कला का 101 बार अभ्यास किया था। लेकिन यह अभी भी उसके लिए पहली बार था। आमतौर पर एक आत्मा हमले में अंधकार के अलावा कुछ नहीं होता है। आत्मा स्थान का स्वामी बहुत छोटा और धुंधला दिखता है, जबकि उसकी आत्मा को बार बार उसके विरोधियों से बड़ा बनाने के लिए खेती की गई है। लेकिन सीढ़ियों को, उस दुष्ट सिंहासन को और जेरास को जो एक नारकीय प्राणी के अवतार की तरह दिख रहा था, देखकर वह चौंक गया और अवाक रह गया। यह एक बहुत बड़ी विसंगति थी। तुम अपना सिर थोड़ा ज्यादा ऊपर उठाते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? जेरास ने धीरे धीरे अपने शैतानी हाथों को जुम्बा की ओर इशारा करते हुए फैलाया और फिर नीचे दबाने की हरकत की। जुम्बा का चेहरा तुरंत बदल गया क्योंकि उसके घुटने जमीन पर गिर गए, उसके तुरंत बाद उसकी गर्दन भी। ऐसा लगा जैसे उस जगह पर दबाव अचानक 1000 गुना बढ़ गया हो और वह जमीन पर गिर गया हो। उसकी आत्मा शरीर की चमकती हुई सफ़ेद रोशनी तेजी से मंद हो रही थी। तुम बहुत बुरे हो, है न? जेरास ने अपने नीचे झुके हुए जुम्बा को देखते हुए पूछा। शारीरिक लड़ाई में जीतने में असमर्थ तुम मेरे सबसे कमज़ोर स्थान पर मुझ पर हमला करने आए हो। जेरास ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जिस तरह से तुम मेरे आत्मा स्थान में घुसे और जिस तरह से तुमने धीरे से दरवाज़ा बंद किया, उसे देखते हुए मैं तुरंत कह सकता हूं कि यह तुम्हारा ऐसा पहली बार नहीं है। इसलिए यह मुझे उत्सुक बनाता है कि तुमने कितने लोगों को कष्ट दिया है, कितनों को तुमने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है और उन्हें सबसे अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। जुम्बा ने अपने दांत कस लिए क्योंकि उसने महसूस किया कि दबाव अचानक 1000 गुना बढ़ गया है। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद हैं। वे कई कारणों से बुद्धिमान हैं और उनमें से एक ये है कि। जेरास ने धीरे धीरे अपने हाथों को फैलाया और अपनी हथेलियां चौड़ी कीं। पूरी तरह से एबिसल जैसी छायाओं से बनी एक विशाल हथेली अचानक जुम्बा के नीचे दिखाई दी और धीरे धीरे एक ठोस हथेली बन गई। जेरास ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां कसनी शुरू कर दी और देखा कि कैसे विशाल प्रेत हथेली भी बंद होने लगी। जुम्बा की तीखी चीखें जोर से गूंज उठीं क्योंकि उसकी आत्मा को चली जा रही थी। उस हथेली के पीछे की शक्ति ने उसे पूरी तरह से प्रतिरोध करने में असमर्थ बना दिया था, या प्रतिरोध का शब्द भी उसके सिर से नहीं गुजरा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। युद्ध मंच के बाहर 2 लोगों के खड़े होने के लगभग 2 मिनट बाद जुम्बा से थोड़ी हलचल देखी गई, लेकिन पूरा अखाड़ा चौंक गया और अवाक रह गया जब उन्होंने देखा कि उसके कान, नाक और मुंह से खून बह रहा है। उसका शरीर तेजी से ऐंठने लगा और उसके चारों ओर खून का एक तालाब बन गया। क्या हो रहा है? मुझे यकीन नहीं है कि अगर वह इससे ज्यादा खून खो देता है तो वह बच पाएगा। हैंडलर पहले से ही मैच क्यों नहीं रोक रहे हैं? नए कैडेट्स की बड़बड़ाहट गूंज उठी, जबकि सभी प्रशिक्षक और हैंडलर अपनी भौहें सिकोड़ रहे थे। वे सभी जानते थे कि यह ऐसी लड़ाई नहीं थी जिसमें वे हस्तक्षेप कर सकते थे। इसके अलावा केवल एक ही व्यक्ति इस लड़ाई को रोक सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह आसपास नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जेरा की रोशनी से एक बुरी रोशनी चमक उठी क्योंकि उसे यह कृत्य बहुत पसंद था, अपने प्रतिद्वंद्वी को पीड़ा पहुंचाने का कृत्य। जुम्बा पूरी तरह से कुचल दिया गया है और पीछे केवल एक छोटा सा जलता हुआ धब्बा रह गया है।
ज़ेरा का हाथ तुरंत उस धब्बा की ओर बढ़ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वह थोड़ा सा भी संपर्क करता तो उसे नष्ट कर देता, लेकिन वह आखिरी सेकंड में रुक गया क्योंकि वह अपने आप को संभाल रहा था। नोव एल बी JNN, तुम्हें पूरी तरह से मिटा देना गलत होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम कभी भी जाग नहीं पाओगे और हमेशा के लिए सो नहीं पाओगे, इसलिए मेरे लिए ठीक है। जुम्बा की आत्मा का धब्बा अंतरिक्ष से उड़ गया क्योंकि अंतरिक्ष के चारों ओर की छायाएं धीरे धीरे बिखर गईं। आत्मा के स्थान में ज़ेरास रह गया, जो सिंहासन पर बैठ गया और इस भावना को समझने की कोशिश की। ये भावना कि वह जहां बैठा था वहां से खड़े हुए बिना सब कुछ मोड़ सकता है। ये भावना कि वह चाहे और ये तुरंत हो जाए। तो यह एक अराजक अस्तित्व की शक्ति है। खोखले डोमेन की शक्ति, उपयोगकर्ता को एक ऐसा स्थान बनाने की अनुमति देने की क्षमता जहां वे पूरी तरह से सर्वोच्च हैं। अब मैं समझ गया, ज़ेरास ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा क्योंकि उसका चेहरा धुंधला हो गया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। समय बीतने के साथ प्रशिक्षक उन्मत्त हो गए, लेकिन अचानक ज़ेरास के शरीर में हल्का कंपन हुआ और अगले ही पल उन्होंने देखा कि ज़ेरास ने जल्दी से खुद को संभाला और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। ज़ेरास ने जुम्बा को देखा जो खून से लथपथ था। उसकी भावहीन आंखें एक पल के लिए उसे घूर रही थीं और फिर वह हैरान हैंडलर को देखने के लिए मुड़ा। उम्मा विजेता ज़ेरास सेलेस्ट्रिया, क्या इस बार नए कैडेटों के चौंकने का समय नहीं था, बल्कि प्रशिक्षकों ने चिल्लाकर कहा। वह जीत गया। वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक मजबूत है और अपनी कला में एक अनुभवी को हराने में कामयाब रहा है। वह वास्तव में क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि उसकी आनुवंशिक क्षमता वास्तव में क्या है? जब उन्होंने देखा कि प्रशिक्षक अचानक अपने आप में बड़बड़ाने लगे और हल्की बहस भी सुनी जा सकती थी, तो भीड़ चौंक गई। ऐसा लग रहा था कि इस बार मैं थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया। मैंने बहुत कुछ बता दिया, ज़ेरास ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह आज से अच्छी तरह से जानता था कि प्रशिक्षकों की कड़ी निगाहों में उस पर नज़र रखी जाएगी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी क्षमता की भी पहचान हो चुकी है। इसके अलावा उसने अपने अंदर कोई खतरनाक पहलू नहीं दिखाया, इसलिए उसे अभी भी सुरक्षित रहना चाहिए। फाइनल का विजेता और इवेंट का अंतिम विजेता ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। अध्याय 142 घटनाएं समाप्त होती हैं। हैंडलर 2 तुरंत ही पहली पंक्ति से नीचे कूद गया और अगले ही पल युद्ध मंच पर दिखाई दिया। ज़ेरस ने उसे जुम्बा के करीब आते देखा और अपनी उंगली उसके माथे पर रख दी, लेकिन उस आदमी ने चौंककर तुरंत अपनी उंगली वापस खींच ली। ऐश ने ज़ेरस की ओर देखा, जिसने उसे एक अनजान भाव से देखा। हैंडलर 2 ने तुरंत जुम्बा को अपनी बाहों में उठा लिया और दूर भागने से पहले उसने दूसरे हैंडलर्स पर चिल्लाया, आत्मा महारानी को अभी बुलाओ, उसकी आत्मा तेजी से लुप्त हो रही है। हैंडलर 2 को देखकर सभी हैंडलर और प्रशिक्षक चौंक गए और अवाक रह गए, क्योंकि उनमें से कुछ ने जल्दी से अपनी घड़ी पकड़ ली जबकि कुछ हैंडलर 2 के पीछे भाग गए। एरेना में एक बार फिर सन्नाटा छा गया क्योंकि हैंडलर एक भीड़ की ओर मुड़ा जो अभी भी अपनी सीट पर बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि हमारे पास थोड़ी समस्या है, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। इस इवेंट के विजेता होने के नाते ज़ेरास अब अपना छात्रावास कक्ष रख सकेगा और माना आग जनरेटर को 50% अधिक माना बढ़ाने के लिए संचालित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि अब उसके कमरे में 150% माना उत्पन्न होगा। अंक शीर्ष 200 की ओर भेजे जाएंगे, जिन्हें रैंक किया गया है, वही अंक जो उन्हें पहले दिए गए थे, लेकिन ज़ेरास के अंक बढ़कर कुल 500 हो जाएंगे। ज़ेरास ने तुरंत अपनी घड़ी को कंपन करते हुए महसूस किया और उस पर सूचना दिन की तरह स्पष्ट थी। ग्रेटर दैन, इस इवेंट को जीतने के साथ मिलने वाले अन्य पुरस्कारों को अभी के लिए निलंबित कर दिया गया है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दिया जाएगा, हैंडलर ने कहा, जिससे ज़ेरास की भौहें तन गईं। अन्य पुरस्कार, और इसे निलंबित क्यों किया गया है? इस बात को स्पष्ट करते हुए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और शायद एक दिन आप नए EIA ग्रैंड कमांडर बन जाएं। अभी 1 महीने बाद एक और इवेंट होगा और आप में से जो लोग अपनी रैंकिंग खो चुके हैं, वे अगले इवेंट में इसे फिर से हासिल कर सकते हैं। यहाँ न्यू कैडेट्स रैंकिंग इवेंट सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। जबकि कोई ज़ेरास के लिए शानदार जयकारे की उम्मीद कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सभी कैडेट पूरी तरह से चुप थे। ज़ेरास धीरे धीरे शीर्ष 10 की ओर चला गया, जिम बर्लीरॉक को देखते हुए जिसने उसकी ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी जिसे ज़ेरास ने वापस लौटा दिया। ऐसा लगता है कि जुम्बा ने उद्देश्य खो दिया है। अब दूसरे वर्ष के छात्रों के हाथ मजबूर हो जाएंगे। ज़ेरास सफ़ेद बालों वाली गया के सामने पहुंचा, जिसके चेहरे पर हमेशा एक ही तरह का ध्यान केंद्रित भाव था। धन्यवाद और उल्का रैंक चरण में सफलता प्राप्त करने के लिए बधाई, ज़ेरास ने कहा जब गया ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसे एक लंबी नज़र से देखा। अब दोनों के बाल एक जैसे सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए ये दृश्य थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। तुम बहुत तेजी से बड़े हो गए, गया ने कहा, जब ज़ेरास ने उसकी आंखों में एक स्वीकृत चमक देखी, इससे पहले कि वह अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ती।
हैंडलर्स की स्वीकृति के साथ वे सभी धीरे धीरे युद्ध के मंच से दूर चले गए, क्योंकि सभी कैडेट भी अपनी सीटों से उठकर बाहर निकलने लगे। तो मैंने कैसा प्रदर्शन किया? ज़ेरास ने क्विन और वोनेक के बीच में आकर पूछा। NOWELL-BE-IN.C ओम। ये वाकई आश्चर्यजनक था। मुझे कोई संदेह नहीं था कि तुम लगभग 3 साल पहले यह इवेंट हार जाओगे, लेकिन कौन अनुमान लगा सकता था कि तुम इतने मजबूत हो। लेकिन 500 अंक, यह एक बड़ी चूक थी, क्या तुम्हें नहीं लगता? क्विन ने अफसोस में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा। तुम्हारे तरीके क्रूर हैं, वोनेक ने अचानक कहा, जिससे ज़ेरास उस विशालकाय जानवर की ओर देखने लगा जो अपने मांसल मानव रूप में था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसका दिल पहले से कहीं ज्यादा तेज धड़क रहा था। ठीक है। ज़ेरास को यह भी नहीं पता था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। तुम मारने के लिए लड़ते हो, लेकिन आखिरी सेकंड में खुद को रोकने के लिए। तुम्हारे हमलों में कोई खास चाल नहीं है और उनमें से प्रत्येक आपके प्रतिद्वंद्वी को जल्दी से मारने पर केंद्रित है। तुम मनुष्यों के बीच, मुझे लगता है कि इसे राक्षसी मार्शल आर्ट पथ पर भटकना कहा जाता है, वोनेक ने स्पष्ट रूप से समझाया, जबकि ज़ेरा की भौहें भ्रम में सिकुड़ गईं। राक्षसी मार्शल आर्ट पथ? वह क्या है? वह केवल वैसे ही लड़ रहा था जैसे वह सामान्य रूप से लड़ता है। लेकिन अंत में तुमने बहुत अच्छा किया। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि प्रशिक्षकों ने तुम्हारे मार्शल पथ को पहचान लिया है और अब से तुम पर कड़ी निगरानी रखेंगे। बस सुनिश्चित करें कि तुम कम प्रोफाइल रखो, वोनेक ने सलाह दी, क्योंकि उन्होंने विषय को एक तरफ रख दिया और अन्य चीज़ों पर चर्चा की। तीनों अपने छात्रावास के कमरे की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक ज़ेरास ने अपनी घड़ी को हिलते हुए महसूस किया, क्योंकि उसने अपनी भौं को ऊपर उठाकर सामान को देखा। ज़ेरास ने अजीब अनुरोध को देखा, क्योंकि उसका प्रशिक्षक ड्रेको के साथ कोई अच्छा रिश्ता नहीं था। उसे देखने के लिए कहना वाकई अजीब था। ज़ेरास ने अपना ध्यान उस अनुरोध से हटा लिया और वोनेक की ओर देखने लगा। अरे, तुम्हारी तरह ही प्रशिक्षक ड्रेको भी एक ड्रैगन है न? ज़ेरास ने जांच करते हुए पूछा, जिस पर वोनेक ने उसे सिर हिलाने से पहले अपनी सांप जैसी पुतलियां उसकी ओर निर्देशित कीं। तो फिर वह तुमसे थोड़ा अलग कैसे दिखता है? ज़ेरास: ठीक है, मैं एक गोल्डन ड्रैगन हूं और प्रशिक्षक ड्रेको एक कैस ड्रैगन है। हम ड्रैगन हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मौलिक रूप से अलग अलग रक्तरेखाएं हैं, यही अंतर बताता है। क्यों? वोनेक ने उत्सुकता से पूछने से पहले समझाया। ये पहली बार था जब उसने ज़ेरास को ड्रैगन में रुचि दिखाते हुए देखा और यह अजीब था। ठीक है, उसने अभी मुझे बुलाया है। ओह, तो शुभकामनाएं, क्विन ने ज़ेरा की घड़ी पर सूचना देखते हुए कहा। लेकिन सिर्फ एक सलाह है, उसे नाराज़ या परेशान करने की कोशिश मत करो, ज़रा भी नहीं। कैस ड्रैगन ड्रैगन जातियों में सबसे ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, वोनेक ने सलाह दी, हालांकि ज़ेरास को यह चेतावनी की तरह लग रहा था। कैस ड्रैगन, कैस? ज़ेरास ने अपने दिमाग में उन शब्दों को दोहराते हुए सोचा, जब वह कॉम्बैट हॉल की ओर जाने से पहले वापस मुड़ा। मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में न पूछे, ज़ेरास ने धीरे से कहा। उसका दिल धीरे धीरे उसकी छाती में धड़क रहा था, चाहे उसने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डोजो मॉडल की जानी पहचानी संरचना के सामने पहुंचकर ज़ेरास ने उसकी ओर चलने से पहले एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ा और उस जगह में प्रवेश किया। लकड़ी की ज़मीन वैसी ही थी जैसी उसे याद थी, लेकिन इस बार ज़मीन पर कोई फ्यूटन नहीं था। वहां केवल एक फ्यूटन था और वह प्रशिक्षक ड्रेको के सामने मौजूद था, जो दूरी पर क्रॉस लेग बैठा था। उसकी आंखें ध्यान में बंद थीं। ज़ेरास धीरे धीरे उसके पास चला गया। जब वह उसके सामने पहुंचा और फिर फ्यूजन में क्रॉस लेग बैठ गया, प्रशिक्षक ड्रेको की आंखें आखिरकार खुल गईं और ज़ेरास तुरंत उसकी सांप जैसी पुतलियों की ओर आकर्षित हो गया। लेकिन यह वोनेक की आंखों से अलग था, क्योंकि वोनेक की आंखें सुनहरी और आकर्षक थीं, जबकि प्रशिक्षक ड्रेको की आंखें पूरी तरह से काली थीं और ज़ेरास को ऐसा लग रहा था कि वह पागलपन और मौत के अंतहीन रसातल को देख रहा है। प्रशिक्षक ड्रेको, ज़ेरास ने कहा और सम्मानपूर्वक झुकने के लिए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन प्रशिक्षक ड्रेको ने उसे रोक दिया। आपको डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए अपने धड़कते दिल को शांत करें। मेरे पास आपके लिए बस कुछ सरल प्रश्न हैं, प्रशिक्षक ड्रेको ने घबराए हुए ज़ेरास को देखते हुए कहा, जिसने अपना सिर हिलाया और उसका दिल शांत हो गया। अब शुरू करते हैं। आपकी बाईं आंख को क्या हुआ? अध्याय 143 शक्ति की कीमत। शुरू में, सबसे पहले, आपकी बाईं आंख को क्या हुआ? प्रशिक्षक ड्रेको ने ज़ेरास को सीधे घूरते हुए कहा, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ठंडा हो गया था और आसपास की हवा में अचानक ठंडक आ गई थी। ज़ेरास ने कमरे के तापमान में बहुत गिरावट देखी, लेकिन फिर भी उसने जितना संभव हो सके उतना स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। ये पिछले अभियान में किसी विदेशी वस्तु के साथ मामूली संपर्क का परिणाम था। ओह, क्या ये दुष्ट समुद्र के कारण था? प्रशिक्षक ड्रेको ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। बेशक, ग्रह हमबार पर बचाव अभियान की कहानी पहले ही उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। हाँ, यह उस अजीब मुठभेड़ के बाद हुआ था।
ये सुनकर प्रशिक्षक ड्रेको की भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उन्हें अनंत आकाशगंगा के निषिद्ध क्षेत्रों में से एक के बारे में भी पता था, जिनमें से एक डार्क मैटर के आक्रमण के कारण दुष्ट समुद्र था। चूंकि जेरास नदी में यात्रा करता था, इसलिए यह संभावना थी कि उसकी आंखें वहां उत्परिवर्तित हो गई थीं। मैं बस इतना ही पूछना चाहता था, प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा, जैसे ही उसकी आंखों में ठंडक गायब हो गई, जबकि हवा में ठंडक फैल गई और उसका तापमान सामान्य हो गया। तुम क्यों पूछ रहे हो? जेरास ने अपने भीतर राहत की सांस लेते हुए पूछा। मैं तुम्हारे भीतर डार्क मैटर की ऊर्जा को महसूस कर सकता हूं, जेरास। एक ऐसी शक्ति जिसका उपयोग केवल हम कैस ड्रैगन ही कर सकते हैं, प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा। डार्क मैटर, जेरास ने खोई हुई अभिव्यक्ति के साथ अपनी सांस में बड़बड़ाया। हाँ, डार्क मैटर। ब्रह्मांड का एक नियम है कि दुनिया में हर चीज का अपना विपरीत होना चाहिए, यहां तक कि मन भी इस नियम का अपवाद नहीं था। तो क्या तुम जानते हो कि मन का विपरीत क्या है? प्रशिक्षक ड्रेको ने जेरास की ओर देखते हुए पूछा, जिसकी आंखें नुकीली थीं, लेकिन अचानक वे चौड़ी होने लगीं क्योंकि उसे एहसास हुआ। सही है, वह विरोधी ऊर्जा डार्क मैटर है। यह एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक ऊर्जा है जिसमें मन के सभी नकारात्मक गुण हैं। संक्षेप में, यह ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसके संपर्क में कोई भी चीज आनी चाहिए। फिर भी, मैंने आपकी आंखों में उस ऊर्जा का बहुत ज्यादा अनुभव किया। अगर आपकी बाईं आंख वास्तव में दुष्ट समुद्र के उत्परिवर्तन के कारण थी जैसा कि आप कहते हैं, तो मैं एक आंख नैनोबोटिक आधान के लिए भुगतान करने को तैयार हूं, प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा और जेरा की आंखें चौड़ी हो गईं। एक आंख नैनोरोबोटिक आधान उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं, लेकिन अंधे रहने के बजाय उनकी आंखों को तकनीकी आंखों से बदला जा सकता है। एक आंख नैनोरोबोटिक आधान एक बहुत बड़ा आंख आधान है क्योंकि यह उपयोगकर्ता को सामान्य आंख की कल्पना से ज्यादा संवेदी क्षमता प्रदान करता है। संक्षेप में, प्रशिक्षक ड्रेको ने सुझाव दिया कि वह अपनी बाईं आंख को हटा दें और उसे एक नैनोरोबोटिक आंख से प्रत्यारोपित करें। धन्यवाद प्रशिक्षक ड्रेको, मैं इस बारे में सोचूंगा। जेरास ने वापस बाहर निकलने से पहले प्रशिक्षक ड्रेको को प्रणाम करने से पहले खड़े होकर कहा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी आंखों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूं, जेरास। मैं डार्क मैटर के आतंक को अच्छी तरह जानता हूं। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, ये रुकता नहीं है। जेरास ने अपनी नज़रें पीछे नहीं घुमाईं और दरवाजे के बाहर निकलने की ओर बढ़ता रहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं जेरास, एक ऐसा रहस्य जो पूरी दुनिया में शायद ही कोई जानता हो। तुम इसे मेरी ओर से तुम्हारी आंखों से छुटकारा पाने के लिए कहने के लिए माफ़ी के तौर पर ले सकते हो, प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा और जेरा का हाथ जो दरवाजे के हैंडल पर था, अचानक रुक गया। दुनिया में सभी ऊर्जा का एक रहस्य है और वह ये है कि कुछ भी मुफ्त नहीं है और हर चीज़ की अपनी कीमत है, यहाँ तक कि मन की भी। मन के आक्रमण के बाद पृथ्वी हमेशा के लिए बदल गई है। अब सबसे शक्तिशाली राज करता है। अब ज्यादा लोग ध्यान कर रहे हैं, मन की खेती कर रहे हैं और सिद्धांत सीख रहे हैं। कुछ लोग असीम आकाशगंगा में अपनी अड़चनों को दूर करने के लिए वस्तुओं की तलाश कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मन की कीमत इसकी विकास की शक्ति है और लोगों को अपना समय इसके लिए समर्पित करना है जिसमें ज्यादा सकारात्मक और बहुत कम नकारात्मक है। लेकिन क्या आप डार्क मैटर की कीमत जानते हैं? प्रशिक्षक ड्रेको ने अपनी आवाज़ को अविश्वसनीय रूप से भारी और गंभीर बनाते हुए पूछा। डार्क मैटर की कीमत है आपका स्वयं। यह आपको भ्रष्ट कर देगा और फिर आपको अपना गुलाम बना देगा। डार्क मैटर कभी भी सौदेबाजी करने वाला नहीं है। यह आपको बहुत शक्ति देगा, कुछ कल्पना से परे, लेकिन इसकी कीमत अंततः आप हैं। अंत में आप इसके गुलाम बन जाएंगे, आप इसकी शक्ति द्वारा भस्म हो जाएंगे। आज का दिन हमेशा के लिए आपकी यादों में अंकित हो जाए, जेरास। क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि इससे पहले कि यह फैल जाए, तुम इसके गुलाम बन जाओ, और तुमने मना कर दिया। तुम्हारे साथ जो भी होता है, इस ऊर्जा के कारण तुम्हारा जो भी नुकसान होता है, तो ये पूरी तरह से तुम्हारा दोष है। धमाका, दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही जेरास डोजो से दूर चला गया, उसके माथे पर एक नस उभर आई। अपनी बाईं आंख से छुटकारा पाओ। ये कहा जा सकता है कि इसने उसे सबसे बड़ी ताकत दी। ये सिस्टम कैस डिवाइडर जीन की उत्पत्ति थी। यह उसकी शक्ति का स्रोत था। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह उसके जीवन का स्रोत था। ये वही था जिसने उसे उम्मीद दी थी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई थी, और अब इसने उसे और भी अधिक शक्ति प्रदान की है। लेकिन वे चाहते हैं कि वह किसी बेवकूफ़ सार्वभौमिक नियम के कारण इससे छुटकारा पा ले। प्रशिक्षक ड्रेको, मैं आपकी चिंता को अच्छी तरह से जानता हूं क्योंकि मैंने डार्क मैटर के परिणाम देखे हैं। जेरास ने बड़बड़ाया। NOWELL-BE-IN.C-OM। उसने वास्तव में डार्क मैटर के प्रभाव को देखा था। इसने दुष्ट समुद्र को पूरी तरह से बदल दिया और इसके हर निवासी को नासमझ प्राणियों में बदल दिया। दुष्ट समुद्र में अनगिनत शक्तिशाली एबिसल जीव थे जो इसके नीचे डार्क मैटर स्रोत के प्रभाव के कारण थे। ये वैसा ही था जैसा कि प्रशिक्षक ड्रेको ने कहा था। डार्क मैटर ने उन्हें शक्ति दी, लेकिन इसने उनकी बुद्धि और आत्मा को छीन लिया। इसने एबिसल जीवों को अपना गुलाम बना लिया।
लेकिन जेरास को डराने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। प्रशिक्षक ड्रेको ने जो कहा उसके विपरीत जेरास के पास डार्क मैटर ऊर्जा नहीं थी। ये सिर्फ उसके कैश डेवोरा जीन से निकलने वाली ऊर्जा थी जो डार्क मैटर के समान दिखती थी। उसके अंदर बिल्कुल भी डार्क मैटर नहीं था। मुझे नहीं पता कि इस सिस्टम के मेरे साथ जुड़ने की कीमत क्या है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चाहे जो भी कीमत हो मैं इसे चुकाने को तैयार हूं, क्योंकि मैं कभी हारने वाला नहीं हूं। यह मेरा दृढ़ विश्वास है, जेरास ने अपने छात्रावास के कमरे की ओर जाते हुए खुद से कहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद जेरास ने कमरे में प्रवेश करते ही दरवाजे की कुंडी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन किसी चीज से वह अवाक रह गया, कमरे में मौजूद मैना। यह इतना सघन था कि जेरास कमरे में खड़े होने से ही उन्हें अपनी त्वचा से गुजरते हुए और अपने छिद्रों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था। वाह, तो 150% मैना का मतलब यही है। जेरास लगभग जोर से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि इवेंट वाकई इतनी सारी परेशानियों के लायक था। मैं ये सब खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा कहा जा रहा है। जेरस ने तुरंत अपनी घड़ी पकड़ी और कुछ कोड डाले। जेरस ने तुरंत हाँ पर क्लिक किया। हाँ, जेरस ने यह सुनकर राहत की सांस ली। बेशक वह वीआर हेलमेट को कभी नहीं भूला था जिसे क्विन ने पिछली बार उसके पॉइंट से खरीदा था, इसलिए उसने वादा किया था कि जब उसके पास पर्याप्त पॉइंट होंगे तो वह उसे वापस कर देगा। ये सब हो जाने के बाद आइए इस इवेंट में असली बड़ी हिट पर आते हैं। सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। बधाई हो, क्वेस्ट पूरे हुए। 144 एक मास्टर। बधाई हो, मुख्य खोज पूरी हो गई। मुख्य खोज एलियट नोगोडोमेव को हराना। इनाम 200 EXP। मुख्य खोज एल्ड्रिस टाइटैनिक को हराना। इनाम 200 EXP। मुख्य खोज जुम्बा मुम्बा। इनाम 250 EXP। मुख्य खोज अपनी पहली रैंक बनाए रखें। इनाम 300 EXP। कुल EXP 1860 5000। जेरस ने सिस्टम बंद कर दिया और पिछली लड़ाइयों में खून और पसीने से भरी अपनी वर्दी उतारते हुए बाथरूम की ओर बढ़ गया। शीशे की ओर बढ़ते हुए जेरस ने शीशे में देखते हुए अपने चेहरे पर कुछ गीले छींटे लिए। अपने सफ़ेद बालों के ऊपरी हिस्से को देखते हुए जो पानी से भीगे हुए थे, उसकी बाईं आंख जो एक ब्लैक होल की तरह दिख रही थी, और उसका सफ़ेद चेहरा जो ज़्यादा पीला और थोड़ा स्ट्रैंड लग रहा था। आह, बस क्या हो रहा है, और यह इतनी तेज़ी से हो रहा है। जेरास ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। उसे अभी भी कुछ महीने पहले की बात याद है। वह अनाथालय में एक भोला भाला युवा चैपलिन था, रोटी के टुकड़े खा रहा था और बेकार होने के लिए उसका मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अभी वह एक ऐसी जाति का आधा हिस्सा है जिसे अनंत आकाशगंगा में पूरी जाति नहीं जान सकती, या उसे तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। गाड़ी चलाना। जेरास ने नल बंद किया और अपनी घड़ी पर सूचना देखी तो उसके पूरे शरीर में एक हल्का कंपन हुआ। प्रशिक्षक मोनिका, इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास में आने की कोशिश करें। एनटी, या आप तुरंत सजा हॉल में जा सकते हैं और खुद को परेशानी से बचा सकते हैं। आह, मैं 2 दिन तक उसकी क्लास मिस कर गया। मैं गड़बड़ हो गया हूँ। जेरास ने तुरंत अपनी दूसरी यूनिफॉर्म पहनते हुए कहा और डॉर्म रूम से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हाथों की एक जोड़ी ने तुरंत इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट हॉल के गेट को खोला और पोडियम पर बैठी इंस्ट्रक्टर मोनिका थी, जिन्होंने कैजुअल शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था। इंस्ट्रक्टर मोनिका। जेरास ने अजीबोगरीब पोशाक को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं, क्योंकि उसने उन्हें यूनिफॉर्म के अलावा किसी और चीज़ में कभी नहीं देखा था। और जेरास को कहना पड़ा, वह वास्तव में इस पोशाक में बहुत मानव लग रही थी। तुम 2 दिन तक क्लास मिस कर गई। मुझे आश्चर्य है कि क्यों। इंस्ट्रक्टर मोनिका अपनी सीट से उठी और उनकी ओर ऐसी आंखों से चली जो चिल्ला रही थी, तुम जल्द ही वास्तव में गड़बड़ हो जाओगी। मिशन ने मुझ पर बहुत तनाव डाला। मेरा विश्वास करो प्रशिक्षक मोनिका, मैं पूरे समय बाहर था। जेरास ने अपने बाल घबराहट से खींचते हुए कहा। जेरास का दिल धड़कना लगभग बंद हो गया जब वह उसके सामने पहुंची। उससे सिर्फ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जेरास ने अपना सिर उठाया और उसकी बैंगनी आंखों में देखा। विशेषज्ञ बनने पर बधाई बच्चे, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और फिर से दूर चली गई और उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। रुको, तुम इस बात से नाराज नहीं हो? जेरास ने जल्दी से उसके फिगर के पीछे चलते हुए कहा। मैं बता सकता हूं कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। मेरी आंखें सिर्फ सुंदरता के लिए बैंगनी नहीं हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और वे एक कोने में चले गए। तो नए कैडेट से विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नत हो गए। ये देखते हुए कि तुम कितने आलसी इंसान हो, मुझे यकीन है कि तुम्हें अभी भी नहीं पता कि इसका क्या मतलब है ना? प्रशिक्षक मोनिका ने उसे एक लंबी नज़र से देखते हुए पूछा, जिससे जेरास को अपना सिर खुजलाना पड़ा। उसे वास्तव में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वापस आने के बाद से ही बाहर था। बस समय नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण देता हूं, हालांकि इसके लिए कुछ अंक खर्च करने होंगे।
प्रशिक्षक मोनिका ने जल्दी से अपनी घड़ी पर टैप किया, क्योंकि जेरास को अचानक अपनी घड़ी से हल्का कंपन महसूस हुआ। क्या क्या तुमने अभी? जेरास ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उसने बिना किसी सूचना या स्वीकृति के अपने अंक काटे जाने को देखा। ठीक है, मैंने कहा था कि यह मुफ्त नहीं होगा। मेरी घड़ी को हैक करने से चौंको मत। सबसे पहले तुम कह सकते हो कि मैंने ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया था और तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारी घड़ी तक पहुंच सकता है। तो ये थोड़ा आसान है, तुम जानते हो। प्रशिक्षक मोनिका ने बेफिक्र होकर कहा। रुको रुको, तुमने अभी कहा मास्टर? इसका क्या मतलब है? जेरास ने अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। ओह, क्या उन्होंने आपको बताया कि यदि आप वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आप एक प्रशिक्षक की नज़र में आ सकते हैं जो आपको अपना शिष्य बनाने का निर्णय ले सकता है? खैर, आप मेरे नए शिष्य हैं। खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं, है न? प्रशिक्षक मोनिका ने उसे आंख मारते हुए कहा। जेरस उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसकी नज़र लगभग बेजान थी। तो आपके नए विशेषज्ञ रैंक के बारे में, सैन्य रैंकिंग के बारे में जानने के लिए कुछ बातें हैं। सबसे पहले, आपके जैसे पहले वर्ष को न्यू कैडेट कहा जाता है और यह आपके पहले वर्ष के अंत तक रहेगा। दूसरे वर्ष में आपकी रैंक न्यू कैडेट से प्राइवेट सेकंड क्लास में सुधर जाएगी। फिर तीसरे वर्ष आप प्राइवेट फर्स्ट क्लास होंगे। मैं सहायक अध्याय बनाने की कोशिश करूंगा जो सब कुछ और उससे भी अधिक समझाएं, ताकि आपको चिंता करने की कोई बात न हो। तीसरे वर्ष और स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको EIA के पहले आधिकारिक रैंक पर पदोन्नत किया जाएगा, और वह कॉर्पोरल रैंक है। लेकिन निश्चित रूप से कभी कभी कुछ विसंगतियां होंगी जो अपने रैंक में दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ेंगी। इन कुछ को विशेषज्ञ रैंक दिया जाएगा। यह एक विशेष रैंक है जो आपको कैडेट्स की रैंकिंग को स्वचालित रूप से अनदेखा करने देती है। अब आप एक कॉर्पोरल के साथ मिशन पूरा कर सकते हैं और एक बार जब आप पर्याप्त अंक जमा कर लेते हैं तो आपको सीधे कॉर्पोरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। बहुत बढ़िया है ना? प्रशिक्षक मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर उसने भी सिर हिलाया। विशेषज्ञ रैंक तो और भी ज्यादा धोखाधड़ी वाली लग रही थी। यहाँ मिशन को एक्सेस किया जाएगा और विशेषज्ञ रैंक के सभी लाभ, इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लाइब्रेरी जाएं। जेरास ने इस पर गंभीरता से सिर हिलाया, क्योंकि जी को पता था कि उसे लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत है। विशेषज्ञ रैंक के बारे में ज़्यादा जानने के अलावा उसे सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस के बारे में भी जानना था, जहां वह अब से 2 महीने से भी कम समय में जाने वाला था। यहाँ प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक उस पर एक बैंगनी कार्ड फेंका। आप इसके साथ लाइब्रेरी के उच्च क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं। वाह, धन्यवाद। ये सिर्फ वेतन का हिस्सा है। प्रशिक्षक मोनिका ने इस कमरे में प्रवेश करते ही अपने सामने का दरवाज़ा खोला, जिसे देखते ही जेरा की भौहें सिकुड़ गईं। ये कहाँ जाता है? जिस कमरे में वे वर्तमान में थे वह मध्यम आकार का था और उसमें केवल एक ही चीज़ थी, वह विशाल टेलीपोर्टर जो उसके बीच में रखा गया था, जो उसमें मौजूद क्षेत्र के लगभग हर हिस्से को कवर करता था। हम जल्द ही पता लगा लेंगे। प्रशिक्षक मोनिका ने उसे टेलीपोर्टर पर धकेल दिया, क्योंकि वह अपनी घड़ी पर बटन दबाने से पहले ऊपर चढ़ गई थी। टेलीपोर्टर से हरी रोशनी निकली जिसने उनके दोनों आकृतियों को कवर किया और फिर वे अचानक गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरास ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि विशाल द्वार के चारों ओर अलग अलग पुरुष और महिलाएं, कुछ गैर मानव, घूम रहे थे। क्वाड्रियन स्पेस रोबोटिक्स में आपका स्वागत है, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब जेरास नीली रोशनी के पर्दे से बाहर निकला। वाह, जेरास के जबड़े चौंक कर जमीन पर गिर गए, क्योंकि उसने उस जगह पर अविश्वसनीय आविष्कारों को देखा जिसके बारे में उसने कभी कुछ नहीं सुना था और नहीं देखा था। आखिर ये रोबोट क्या हैं? जेरास ने चौंक कर पूछा। हाँ, और टेक्नोगामा स्तर पर सबसे कम 145 एक्सेल स्पेस लैब्स। हाँ, टुकड़े का प्रत्येक ग्रेड अपने उच्चतम स्तर पर, प्रशिक्षक मोनिका ने उत्तर दिया। उसकी आंखें गर्व से भर गईं। वाह, ड्रैगनफ्लाई के आकार का एक उड़ता हुआ कीट अचानक उसकी नाक के सामने प्रकट हुआ जब उसने अपना सिर पीछे की ओर खींचा। पहली बार आने वाले आगंतुक की पहचान की गई है। स्कैनिंग पूरी हो गई है। किसी विशेष बीमारी का कोई संकेत नहीं मिला। शारीरिक विशेषताओं को स्कैन किया गया, चोटों के कोई संकेत नहीं हैं। नॉरेड्रेनालाइन जैसे हार्मोन बढ़ रहे हैं, जो दर्शाता है कि आप बहुत आश्चर्यचकित हैं। अंतिम स्कैनिंग परिणाम, उत्तम स्वास्थ्य, शुभकामनाएं। ड्रैगनफ्लाई तुरंत उसकी नाक से गायब हो गई जैसे ही जेरास ने कमरे के चारों ओर देखा, और उसने देखा कि यह सैकड़ों मीटर की दूरी पर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे तैर रहा था, जो सैकड़ों कीड़ों से घिरा हुआ था। ये नस फ्लाई रोबोट हैं। जिम की तकनीक कभी कभी परेशान करने वाली हो सकती है, प्रशिक्षक मोनिका ने कंधे उचकाते हुए कहा, जबकि जेरास जल्दी से पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। हाय मोनिका, काफी समय हो गया। एक पुरुष वैज्ञानिक ने अपने हाथों में आग की बोतल पकड़ी हुई थी जब वह रसायनों की टेस्ट ट्यूब को लगातार गर्म कर रहा था। तभी अचानक धमाका,
टेस्ट ट्यूब के फटने से गैस का विस्फोट हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में गैस फैल गई। प्रशिक्षक मोनिका ने पहले ही गैस को बाहर निकालने के लिए अपनी आभा का उपयोग किया, लेकिन जेरास अभी भी सदमे में था और उसने कुछ गैस को अंदर ले लिया, जिससे वह खांसने लगा। 3 ड्रोन जैसे रोबोट तुरंत दूर से उस स्थान की ओर बढ़े, क्योंकि उनमें से एक चौंकाने वाली अवशोषित शक्ति निकली, जिसने पीछे लगे एक बैग में सारी गैस को चूस लिया, जबकि अन्य ड्रोन ने एक रसायन छोड़ा, जिससे जेरास ने अपनी खांसना बंद कर दिया। तुम्हें पता है, तुम एक दिन सच में खून से लथपथ हो सकते हो, रोमा। मुझे बस उम्मीद थी कि जब ऐसा होगा तब मैं तुम्हारे करीब नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे शरीर पर आधे पचने वाले पेपरोनी के छींटे पड़ें। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा, जिससे रोमा के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई जो लाल गैस में पैर तक ढका हुआ था। जेरास ने आखिरकार खुद को संभाला और प्रशिक्षक मोनिका को पकड़ लिया, लेकिन किसी भी दुर्घटना की स्थिति में हर समय उसके पीछे छिपने की कोशिश की। उसने रोबोटिक तकनीक के जो टुकड़े देखे वे लगभग अनगिनत थे और हर एक दिमाग को सुन्न कर देने वाला था, क्योंकि वे जल्द ही एक लोहे के दरवाजे के सामने दिखाई दिए जिसके शीर्ष पर बैंगनी रंग का लेबल था। प्रशिक्षक मोनिका ने दरवाजे की घुंडी को कसकर खोला, क्योंकि बीप की आवाज़ आई और फिर उसने उसे धक्का देकर खोला। अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें तकनीकी उपकरणों और रोबोटिक भागों से भरे विभिन्न क्षेत्र थे। जेरास ने कमरे में चारों ओर देखा और उसमें विभिन्न रोबोटिक रचनाएं देखीं, लेकिन वह विशेष रूप से एक के प्रति आकर्षित हुआ। कमरे के पूर्वी कोने की ओर बढ़ते हुए जेरास ने तकनीकी अंतरिक्ष यान के टुकड़े को देखा, जो किसी भी चीज़ से ज़्यादा कार के आकार का दिख रहा था। इसकी पपड़ीदार लाल सतह को छूने की कोशिश करते हुए जेरा के हाथ अचानक उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर रुक गए और उसकी आंखें उत्सुकता से सिकुड़ गईं। उस पर अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके हाथ उस वस्तु के संपर्क में नहीं आई, क्योंकि वह वहां थोड़ा हैरान होकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर किसी तरह का स्थानिक अवरोध मौजूद था जो किसी भी चीज़ को उसके संपर्क में आने से रोक रहा था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाया और केवल अपने हाथों पर पागल प्रतिरोध महसूस कर रहा था। और तुम कौन हो? जेरास के 2 कदम पीछे हटने पर अचानक एक कठोर आवाज़ सुनाई दी। आकृति ने काले रंग के चौगा पहने हुए थे और सिर को एक बड़े हेलमेट से ढका हुआ था, जिससे आकृति को पुरुष और महिला के बीच पहचाना नहीं जा सकता था। मैं जेरास ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक हाथ ने उसे आगे धकेल दिया और उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। नमस्ते एनालीज, मेरे नए शिष्य जेरास सेलेस्ट्रिया से मिलिए, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब आकृति ने धीरे धीरे हेलमेट उतार दिया। उसका चेहरा गोल, थोड़ा अंडाकार है, उसकी आंखें गहरे भूरे रंग की हैं और उसके छोटे काले बाल उसके कंधों तक पहुंचते हैं। एनालीज ने अचानक अपने मुंह से गम से बना एक बड़ा गुब्बारा उड़ाया और जेरास को देखा, इससे पहले कि उसका गुब्बारा उसके होंठों के चारों ओर फट जाए, और उसने उसे अंदर खींच लिया। एक्सेल स्पेस लैब्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद। एनालीज ने अपने हाथों में अलग अलग पेंच रखे और धीरे धीरे ओवरऑल को उतार दिया। तुम्हारा यह अंतरिक्ष यान बहुत ही शानदार है। मैं वास्तव में इसके संपर्क में नहीं आ पा रहा हूँ, जेरास ने एनालिस से कहा। बेशक तुम नहीं आ सकते। कम से कम एक स्टार रैंक का बच्चा मेरे टेक्नो बीटा ग्रेड साइलेंट डेथ स्पेसशिप को छूने के बारे में केवल सपना ही देख सकता है। जेरास ये सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि एनालिस की आवाज़ सिर से पैर तक तिरस्कार से भरी हुई थी। ये वास्तव में बहुत शानदार है कि तुम ऐसा कर पा रहे हो, जेरास ने एक बार फिर अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन वे हमेशा की तरह रुक गए। ये कुछ खास नहीं है। अभी तुम जो देख रहे हो वह इसकी चौंकाने वाली विशेषताओं का 10% से भी कम है। इसके अलावा परियोजना अभी आधी ही पूरी हुई है। थोड़ी सी भी बुद्धि वाले किसी भी व्यक्ति को एक साधारण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम प्रतिकर्षक बल को कुछ अद्भुत नहीं मानना चाहिए। प्रयोगशाला से बाहर जाने से पहले एनालिसा ने औजारों का डिब्बा उठाते हुए कहा। वह बहुत उग्र है, जेरास ने उसकी गायब हो रही आकृति को देखते हुए धीरे से कहा। हाँ, हम उसे उग्र विश्लेषक कहते हैं, इसलिए भी मैं तुम्हें उसकी देखभाल में रखूंगा। क्या? प्रशिक्षक मोनिका ने उसके चकित भाव को अनदेखा किया और वह मुड़ी और प्रयोगशाला के एक अलग क्षेत्र की ओर चली गई। मोनिका, एक महिला की प्रसन्नता भरी आवाज़ अचानक जोर से गूंजी जब जेरास ने महसूस किया कि एक आकृति प्रशिक्षक मोनिका से टकरा गई और दोनों महिलाएं जमीन पर लड़खड़ा गईं। शाम के 7:01 जेरस प्रयोगशाला के दूसरे हिस्से में पहुंच गया और उसने खुले दरवाजे में प्रवेश किया, जहां उसे एक गहरे रंग का आदमी दिखाई दिया जिसके बाल घुंघराले थे और वह अपने चेहरे पर पूरा ध्यान केंद्रित करके त्रिकोणीय आकार की वस्तु पर बटन घुमा रहा था। वह उत्सुकता से उस आदमी की ओर बढ़ा, जिसकी आंखें लगभग उसकी आंखों से बाहर निकल आई थीं, और आखिरकार जेरस को देखा। अरे अरे अरे, पीछे पीछे, लाइन के पीछे, वह आदमी जमीन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, क्योंकि जेरस ने आखिरकार पीली काली पट्टी देखी जो दर्शाती थी कि वह क्षेत्र बंद था। कैसे हो एगॉन? प्रशिक्षक मोनिका ने निकास द्वार पर झुकते हुए कहा। जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा व्यस्त, एगॉन ने अपनी आंखों का उपकरण उतारते हुए और उन्हें लूटते हुए कहा।
मैं आपको अपने नए शिष्य ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया से मिलवाना चाहता हूँ। नमस्ते वरिष्ठ एगोन। ज़ेरिस ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ अभिवादन किया। एक नया शिष्य, वाह। हेलो ज़ेरास, एक सेब चाहिए? एगोन ने पूछा और डेस्क से एक सेब उठाया और उसे आयताकार वस्तु में फेंक दिया। ज़ेरास ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि सेब अचानक 100 टुकड़ों में बदल गया, क्योंकि ज़ेरास ने उसके एक टुकड़े को अपने हाथों में पकड़ लिया। एगोन ने आखिरकार मशीन चालू कर दी, क्योंकि ज़ेरास ने आयताकार आकार की वस्तु पर अलग अलग रेखाएं देखी जो सैकड़ों स्लाइस काटने के लिए जिम्मेदार थी। वे विद्युत चुंबकीय तरंगों और पल्स स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छी तरह से काट रहे हैं। एगोन ने जवाब दिया, जिस पर ज़ेरास ने अज्ञानता की एक उपहासपूर्ण मुस्कान दी जो एगोन की आंखों से बच नहीं पाए। विद्युत चुंबकीय तरंगें, पल्स स्पेक्ट्रम। उसने पहले कभी इन शब्दों के बारे में नहीं सुना था और उसे इस जगह में प्रवेश करने पर ऐसा लगा जैसे वह कोई एलियन है। मोनिका, एक महिला की प्रसन्न आवाज़ अचानक जोर से गूंजी जब ज़ेरास ने महसूस किया कि एक आकृति प्रशिक्षक मोनिका से टकरा गई और दोनों महिलाएं ज़मीन पर लड़खड़ा गईं। ऑरलिया, आप? प्रशिक्षक मोनिका ने आश्चर्यचकित लेकिन प्रसन्न स्वर में उस आकृति को गले लगाया। ये पहली बार था जब ज़ेरास ने प्रशिक्षक मोनिका के चेहरे पर एक से अधिक भाव प्रदर्शित किए थे और वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। आखिर प्रशिक्षक मोनिका उसे यहाँ क्यों लाईं? 146 प्रशिक्षण का नया क्षेत्र। ज़ेरिस ने भौहें चढ़ाकर देखा, क्योंकि दोनों महिला आकृतियां आखिरकार उठ खड़ी हुईं। लगभग 1 सप्ताह हो गया है जब से तुम यहाँ आए हो, मोनिका। ऑरलियस नाम की महिला लगभग चिल्ला उठी। उसके बहुत लंबे गुलाबी बाल थे जो उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, एक जोड़ी खूबसूरत गुलाबी आंखें और एक गोल चेहरा। वह प्रशिक्षक मोनिका से 1 इंच भी कम सुंदर नहीं थी। आप जानते हैं, यह की अपनी परेशानी है। आधे दिमाग वाले बच्चों के समूह को पालना कोई आसान काम नहीं है। प्रशिक्षक मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हें ज़्यादा परेशानी नहीं देंगे। तुम कह सकते हो कि वह हमें सबसे ज़्यादा परेशानी दे रही है। ज़ेरिस ने अपनी सांसों में बुदबुदाया, लेकिन उसने अभी भी कॉस्मिक रैंक विशेषज्ञों की संवेदी क्षमताओं को कम करके आंका था। ऑरलिया अचानक मुड़ी और अगले ही पल वह उसके ठीक सामने थी। उसकी बड़ी गुलाबी आंखें उससे सिर्फ 1 इंच की दूरी पर थीं। सफ़ेद बाल, गहरी और नीली आंखों की एक अजीब जोड़ी और एक बेहद हैरान चेहरा। एक नज़र में मैं बता सकता हूं कि तुम एक खाली कागज़ हो। बच्चा कौन है, मोनिका? मुझे लगा कि तुम्हारा स्वाद इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ज़ेरास की सांस उसके शब्दों को सुनकर लगभग रुक गई। मेरे नए शिष्य ज़ेरास सेलेस्ट्रिया से मिलो। क्या? ऑरलियास चौंक कर चिल्लाई, क्योंकि उसने ज़ेरास को दूसरी बार देखा, और यह भी ज़्यादा जांच पड़ताल के साथ। मुझसे मत पूछो, मैं भी थोड़ा खोया हुआ हूँ। ज़ेरास ने खुद को थोड़ी जगह देने के लिए थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। वाह, एक्सेल स्पेस लैब्स के नंबर 1 असामाजिक बेवकूफ़ ने आखिरकार एक शिष्य लेने का फैसला किया है। यह एक आश्चर्यजनक खबर है, ऑरलियास ने कहा। वैसे इवान कहाँ है? प्रशिक्षक मोनिका ने अचानक पूछा। ठीक यहीं। अचानक एक आवाज़ गूंजी जब ज़ेरास ने प्रयोगशाला में इधर उधर देखा, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अरे, तुम्हारे नीचे बच्चे। क्या? ज़ेरास हैरान होकर नीचे देख रहा था, क्योंकि उसने अपने पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा नीला रंग देखा। नीला गोंद अचानक से बदलने लगा, क्योंकि ज़ेरास ने इसे अपने पैरों से दूर जाते और धीरे धीरे ऊपर उठते देखा। 3 सेकंड से भी कम समय बाद ज़ेरास के सामने नीले रंग से बनी 1.9 मीटर लंबी एक गंजा मानव आकृति दिखाई दी। हाय मोनिका, बहुत 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 लंबा समय हो गया। और ये 2 सप्ताह है। तो यह आपका नया शिष्य है, ज़ेरिस सेलेस्ट्रिया, उसका नाम सही है। तो आप हमारी सारी बातचीत को चुपके से सुन रहे हैं। एगोन, डार्क ड्रेडलॉक माँ ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ 30 मिनट पहले ही उसके पैरों के नीचे थी। इवान ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर ज़ेरिस चौंक गया। लगभग 30 मिनट से कुछ उसके पैरों के नीचे था और उसे पता भी नहीं था, या उसने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। कमरे में मौजूद शक्तिशाली प्रशिक्षक मोनिका को भी नहीं। तुम क्या हो? ज़ेरिस ने उत्सुकता से पूछा। इवान ने धीरे से अपनी नज़र वापस उसकी ओर घुमाई और उसने अपनी एक उंगली उसकी ओर उठाई। एक शब्द में ज़ेरिस ने उत्सुकता से देखा कि कैसे इवान अचानक शेर जैसा प्राणी बन गया, फिर एक छोटा सा कीड़ा, फिर एक विशाल भालू, और फिर वापस अपने मानव रूप में। एक मौफ़? ज़ेरिस ने पूछा और पूरा स्थान अचानक शांत हो गया। ताली ताली ताली। लगता है कि आखिरकार तुम्हें अपना मिलन मिल गया, इवान, ऑरलिया ने कहा, जबकि ज़ेरास ने इवान की ओर देखा, जो लगभग रोने वाला लग रहा था। आखिरकार किसी ने पहली बार मेरी जाति का नाम अनुमान लगा लिया। इवान ने ज़ेरास को अपने कंधे पर हिलाते हुए कहा, जिससे वह पानी से बाहर मछली की तरह लग रहा था। अगर तुम इसी तरह जारी रखोगे तो तुम उसे उसके कंधे से बाहर निकाल सकते हो। एगोन ने कहा, तुम्हें चुप रहना चाहिए। जब मैंने तुमसे पूछा कि मैं एक शब्द में क्या हूं, तो तुमने मुझे उत्परिवर्तित मर्क्री सन की कहा। कम से कम मैं बेहतर था।
जेरास ने एनालिसा को अपने मुंह में गम की एक बहुत बड़ी गेंद के साथ कमरे में प्रवेश करते हुए देखा, जिससे उसके प्रवेश की घोषणा करते हुए एक पॉप ध्वनि हुई तो एक महिला की आवाज़ गूंजी। नोव एल बी जेन। तुम कहते हो? तुमने मुझे एक अजीबोगरीब कहा। इवान ने गुस्से से अपने दांत भींचते हुए कहा। एकमात्र अच्छा व्यक्ति ऑरेलिया था। उसने कहा कि मैं एक शराबी मार्शमेलो हूँ। इवान ने ऑरेलियस को देखते हुए कहा, हम सभी जानते हैं कि तुम नहीं हो। कम से कम मैं उससे बेहतर हूँ। अरे, मुझे शामिल मत करो। जेरास ने भौहें चढ़ाकर देखा कि अचानक समूह में बहस शुरू हो गई और अचानक एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे कमरे से बाहर खींचकर दूसरी जगह ले गया। आपके पास बहुत बढ़िया साथी हैं, प्रशिक्षक मोनिका। हालांकि आप सभी का व्यक्तित्व बहुत ही अजीब और अनोखा है। इसे कई पहाड़ों और 7 समुद्रों को एक साथ पार करने से उत्पन्न बंधन कहते हैं, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब वे दोनों एक दरवाजे के सामने पहुंचे और प्रशिक्षक ने उसे धक्का देकर खोला और उस जगह में प्रवेश किया। जेरास उसके पीछे गया और उसने देखा कि यह एक मध्यम आकार का कमरा था जिसमें बैंगनी टाइलें और सफ़ेद दीवारें थीं। जगह के चारों ओर की पूरी दीवारें किताबों की रैक थीं, जिनमें हज़ारों किताबें थीं, अगर अलमारियों के चारों ओर ज़्यादा करीने से व्यवस्थित नहीं थीं। बीच में एक बहुत बड़ा बैंगनी रंग का सोफा था जो कमरे में बची हुई जगह ले रहा था और उसके ठीक बगल में एक मध्यम आकार की कांच की मेज थी। किताबों की महक जगह में फैल गई और जेरास यह नहीं कह सका कि उसे सेटिंग पसंद नहीं आई। अजीब बैंगनी रंगों को देखकर लगता है, मैं तुरंत बता सकता हूं कि यह तुम्हारा कमरा हुआ करता था। जेरास ने अपने शब्दों पर बहुत यकीन के साथ कहा। हाँ, यह मेरा कमरा है। जब मैं 18 साल का था, प्रशिक्षक मोनिका ने किताबों की अलमारियों की ओर बढ़ते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी उंगलियां उनकी सतह पर घुमाई, उसकी आंखों में दूर के अतीत की यादें ताज़ा हो गईं। लेकिन ये बहुत लंबे समय से सुनसान पड़ा है, इसलिए अब से ये तुम्हारा नया कमरा है। क्या? जेरास चौंक कर चिल्लाया, क्योंकि वह प्रशिक्षक मोनिका को घूर रहा था, जिसकी बैंगनी आंखें उसकी भौहों को ऊपर उठाकर देख रही थीं। तुम्हारे पुराने कमरे में रहना? यह क्यों? जेरास ने उलझन में पूछा। क्योंकि यह तुम्हारे प्रशिक्षण का अगला चरण है। तुम विशेषज्ञ रैंक पर पहुंच रहे हो। नए कैडेटों का सामान्य प्रशिक्षण अब उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए प्रशिक्षण का एक नया तरीका तैयार किया है। यह एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्रिएशन की एक छोटी लाइब्रेरी है। यदि आप ये सब पढ़ सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं, तो आपके लिए अपना खुद का नया अंतरिक्ष यान डिज़ाइन करना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा, जब दूसरे लोग बात कर रहे होंगे तो यह आपको कम बेवकूफ़ दिखाएगा, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा और जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। तो यह आपके अंतरआयामी युद्ध विभाग के लिए प्रशिक्षण का नया क्षेत्र है, जेरास। आप 45 दिनों में ये सभी किताबें खत्म कर देंगे और कल से एक्सेल स्पेस लैब्स के नए नौकर बन जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने छात्रावास के कमरे में वापस जाएं और अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर लें, क्योंकि आप अगले 1.5 महीने तक इस जगह से बाहर नहीं जा पाएंगे। प्रशिक्षक मोनिका ने बिना किसी दया के उसके सिर पर बड़ा हथौड़ा गिराते हुए कहा। लेकिन रुको, क्या ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं है? जेरास ने कहा। 1.5 महीने के लिए EIA छोड़ना? कोई VR गेम नहीं, अपने दोस्तों के साथ चैट नहीं, कुछ लड़कियों के साथ फ्लर्ट नहीं, और मनोरोगी बेवकूफ़ों के एक समूह के साथ बंद, वह कैसे जीवित रहेगा? ठीक है, आप ना कहने का विकल्प चुन सकते हैं, सिवाय इसके कि कमरे में हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंज उठी जब इंस्ट्रक्टर मोनिका ने एक बीमार मुस्कान के साथ उसे देखते हुए अपनी मुट्ठियां गर्म कीं। एक मुस्कान जिसे जेरास बहुत अच्छी तरह से जानता था। 147 EIA लाइब्रेरी का दौरा। जेरा का कंधा मुस्कुराहट को देखते हुए नीचे झुक गया, क्योंकि प्रशिक्षक मोनिका द्वारा 2 भागों में विभाजित किए गए विशाल रेटलस्नेक की यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं, और जबकि वह जानता था कि प्रशिक्षक मोनिका निश्चित रूप से उसे नहीं मारेगी, वह निश्चित रूप से उसे दर्द का सही अर्थ बताएगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अच्छा लड़का, तुम अब जा सकते हो, और तुम्हें कल यहाँ वापस आना होगा। जेरा ने कमरे की सेटिंग देखने से पहले उसे एक आखिरी बार देखा। लगता है मैं अगले 45 दिनों तक यहाँ फंसा रहूँगा। कम से कम ये प्रबंधनीय है। अचानक जेरा की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसने कमरे के चारों ओर देखा और देखा कि वहाँ केवल एक ही दरवाज़ा बचा था जिस पर बाथरूम लिखा था। प्रशिक्षक मोनिका, रसोई और लिविंग रूम कहाँ है? ठीक है, यहाँ एक डाइनिंग हॉल मौजूद है, इसलिए रसोई की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रशिक्षक मोनिका ने अपना पूरा ध्यान अलमारियों पर रखी एक खास किताब पर लगाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन बेडरूम कहाँ है? वह क्या है? प्रशिक्षक मोनिका ने वास्तव में उत्सुकता से पूछा। मेरा मतलब बेडरूम है, आरामदायक बाउंसी बिस्तर और सब कुछ के साथ। हाँ, क्या तुम इसे नहीं देख सकते? प्रशिक्षक मोनिका ने कमरे में विशाल सोफे की ओर इशारा करते हुए उसे आंख मारते हुए कहा। अच्छा, अब सोफा भी बिस्तर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे ये देखकर संदेह हुआ कि यह कितना बड़ा है।
जेरास ने कमरे से बाहर निकलते समय अपने मन में बुदबुदाया, उसके सिर पर नस चढ़ गई। तो तुम पहले से ही इतनी जल्दी जा रहे हो? लगता है मोनिका तुम्हें अपने साथियों की रेटिंग करने के लिए यहाँ लाई है। तो तुम्हें क्या लगता है? हम अच्छे हैं, है न? आराम से, दूसरी दुनिया की तरह कोमल, उन्होंने कहा और जेरास ने उन सभी को भौहें चढ़ाते हुए देखा। कमरे में उसे जो एकमात्र व्यक्ति बुरा नहीं लगा वह ऑरलिया थी। उसके बाद शायद इवान, चिपचिपा एलियन जो रूप बदल सकता था। जेरास के पास उस व्यक्ति की बहुत ही उल्लेखनीय याददाश्त थी, जिसका कारण वह नहीं जानता था, लेकिन शायद उसकी नस्लीय क्षमता के कारण जो उसके समान थी। वह निश्चित रूप से इवान से बहुत कुछ सीख सकता था। दरवाज़ा बंद हो गया और प्रयोगशाला एक बार फिर से सन्नाटे में डूब गई। इतनी जल्दी चले गए? ऑरलिया ने संयोग से प्रशिक्षक मोनिका के प्रयोगशाला में वापस आने पर कहा। नहीं, वह नहीं जा रहा है, इसके विपरीत वह कल से शुरू होने वाले अगले 45 दिनों तक यहाँ रहेगा। ओह, एनालीज ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आपने पहले स्थान पर एक शिष्य को क्यों स्वीकार किया मोनिका? यह आपके लिए अविश्वसनीय और असामान्य रूप से अजीब है, एगोन ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर पूरे समूह ने भी अपना सिर हिलाया। वे जानते थे कि मोनिका कितनी असामाजिक है। केवल कुछ खास लोगों के समूह के सामने ही वह अपना असली रूप प्रकट करती है, जिन्हें वे सभी अपनी उंगलियों पर गिन सकते हैं। कोई विशेष कारण नहीं, वह एक विशेषज्ञ बन गया और मैंने उसे अच्छी तरह से देखा है। सामान्य कक्षा उसे धीमा कर देगी। यह अभी उसके लिए सबसे अच्छी जगह है। प्रशिक्षक मोनिका ने कहा कि उसकी आंखें उस किताब से नहीं हट रही थीं जिसे वह पढ़ रही थी। यह आधा सच है। मुझे मत बताओ कि तुमने उससे वह आभा नहीं देखी है मोनिका, एनालिस ने कहा, क्योंकि वह बार बार अपने मुंह में गम खा रही थी। प्रशिक्षक मोनिका की आंखें उस पर सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही उनका ध्यान अपनी किताब पर वापस आ गया। हाँ, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ रहे। उसका मार्शल पथ राक्षसी पथ पर भटक गया है। वह अब एक विचलित व्यक्ति है, लेकिन वह अभी भी पथ पर बहुत दूर नहीं है। मेरा मानना है कि उसे वापस लाया जा सकता है और इस दिशा में मेरा पहला कदम उसे किसी भी तरह की लड़ाई से दूर रखना है। अभी उसे बस अंतरिक्ष इंजीनियरिंग सीखने की ज़रूरत है और मैं तुम्हें अगले 1.5 महीने के लिए तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ एनालिस। उससे उसकी आनुवंशिक क्षमता के बारे में कुछ मत पूछो। किसी भी तरह की हिंसा से संबंधित मामलों को सामने मत लाओ। उसे पूरी अवधि के दौरान सिर्फ पढ़ते रहो और प्रयोगशाला में काम करते रहो। उसे हर संभव तरीके से नश्वर जीवन का अनुभव करने दो और उसे अपनी आनुवंशिक क्षमता का उपयोग करके उससे संबंधित कोई भी कार्य करने के लिए मत कहो। प्रशिक्षक मोनिका ने गंभीरता से कहा, जिस पर पूरे समूह ने भी सिर हिलाया। मैं तुम्हें उस रास्ते से वापस लाने में विफल हो सकता था देवा, लेकिन इस बार मैं विफल नहीं होऊंगा। प्रशिक्षक मोनिका ने दृढ़ विश्वास के साथ सोचा, क्योंकि समूह अपने काम की ओर वापस चला गया जबकि प्रशिक्षक मोनिका अपनी किताब पढ़ना जारी रखती थी। जेरास अंततः इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट हॉल से बाहर निकल गया, क्योंकि वह अपनी घड़ी पर ईआई लाइब्रेरी स्थान की खोज कर रहा था। उस क्षेत्र का पता लगाना जो वास्तव में सेकंड वर्ष के क्षेत्र के बहुत करीब था। जेरास तुरंत उस दिशा की ओर बढ़ गया। इस बार वह सीखेगा कि उसके विशेषज्ञ रैंक के बारे में क्या खास है और सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन खंडहर का क्या मतलब है। दूसरे वर्ष का क्षेत्र तो जुम्बा मुम्बा विफल हो गया। एक पुरुषोचित वस्त्रधारी इकाई सिंहासन के आकार के मंच के ऊपर से बोली, हाँ मेरे स्वामी। एक आकृति ने काले वस्त्र पहने हुए पुरुषोचित इकाई के सामने घुटने टेकते हुए कहा। और यहाँ मैं सोच रहा था कि उसका आत्मा आक्रमण पर्याप्त होगा, इकाई ने कहा। उसकी निराशा स्पष्ट थी। जुम्बा के मुम्बा की हार युवा की क्षमता का एक स्पष्ट संकेत है। उसे पंथ में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। वह मरेगा या जीवित रहेगा, यह उसके उत्तर से निर्धारित होगा। इकाई की आवाज़ अंधेरे हॉल में गूंज उठी। काफ़ी कठोर नियम अगर मैं कहूँ तो, जेरास ने बड़बड़ाते हुए एक शेल्फ की ओर बढ़ते हुए कहा, जब अचानक उसकी आंखें चमक उठी जब उसने प्रशिक्षक मोनिका द्वारा उसे दिया गया कार्ड निकाला। रात के 11 बजे। मान लीजिए कि यह हो गया मेरे प्रभु। घुटनों के बल बैठे व्यक्ति ने अपना सिर झुकाया और अचानक वह एक छाया बन गया और जमीन पर वस्तुओं की विभिन्न छायाओं के बीच गायब होने से पहले फर्श पर फिसल गया। या तो बल से या इच्छा से मुझे सबसे शुद्ध रक्त वाले व्यक्ति की आत्मा का अंतिम टुकड़ा प्राप्त करना होगा, इकाई ने कहा। उसकी आवाज़ में एक दुष्ट दृढ़ संकल्प था। यह लाइब्रेरी कुल 12 मंजिलों वाली एक ऊंची संरचना थी। ऐसा कहा जाता है कि जितनी ऊंची मंजिलें होती हैं उतनी ही उच्च श्रेणी की किताबें होती हैं और प्रत्येक मंजिल पर किताबों की मात्रा भी कम होती है। लाइब्रेरी की निचली मंजिलें लगभग लाखों किताबों से भरी हुई थीं, जबकि संरचना के सबसे ऊंचे स्तरों में शीर्ष गैलेक्सी स्तर के रहस्य थे, कुछ जो आकाशगंगाओं के बीच युद्ध का कारण भी बन सकते हैं, जबकि कुछ सबसे ऊंची मंजिल पर संग्रहित हैं। ये सब बस दिन के उजाले को कभी न देखने के लिए। यही कारण था कि सुरक्षा बहुत अधिक थी। जेरास को आखिरकार जगह के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले 15 से अधिक बार स्कैन किया गया था।
संरचना के विशाल घूमने वाले कांच पर पहुंचने पर दरवाजे की स्लाइड से प्रकाश की एक नीली लहर निकली जो उसकी वर्दी पर लगे बैज को स्कैन कर रही थी, इससे पहले कि उसे जगह में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती। वाह, ये वास्तव में यह लाइब्रेरी बनने के लिए उपयुक्त है, जेरास ने खुद से कहा जब उसने देखा कि वह जिस विशाल कमरे में था वह ऊपर से नीचे तक विभिन्न अलमारियों से भरा हुआ था। यहाँ तक कि दीवारें भी नहीं बची थीं क्योंकि किताबें छत तक ऊंची और ऊंची पहुंच गई थीं। लाइब्रेरी में प्रवेश करते हुए एक नए कैडेट की खोज की गई है। महत्वपूर्ण नोट, किसी भी प्रकार का शोर आपको लाइब्रेरी से बाहर निकाल देगा, यहाँ तक कि आपके पैर के फर्श पर रगड़ने की आवाज़ भी। 3 बार बाहर निकलने पर आपको तुरंत सजा कक्ष में भेज दिया जाएगा। पुस्तकों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको लाइब्रेरी से तुरंत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। शुभकामनाएं। काफ़ी कठोर नियम है अगर मैं कहूँ, जेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा जब वह एक शेल्फ की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने प्रशिक्षक मोनिका द्वारा उसे दिया गया कार्ड निकाला। हॉल में तुरंत एआई की आवाज़ गूंजी जिसने जेरा के भावहीन चेहरे पर मुस्कान ला दी। अध्याय 148 बोनस अध्याय। जब जेरास ने प्रशिक्षक मोनिका द्वारा दिया गया कार्ड निकाला तो आई की आवाज़ गूंजी। लाइब्रेरी अथॉरिटी कार्ड की खोज की गई है। कार्ड स्कैन किया गया। लेवल 7 अथॉरिटी कार्ड। कृपया 7वीं मंजिल की लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए लिफ्ट की ओर जाएं। जेरास ने लाइब्रेरी में एक खास जगह की ओर सीधे देखा जहां से एक लिफ्ट दिखाई दे रही थी। वाकई बहुत बढ़िया, मेरे पॉइंट खोने के लायक, जेरास ने लिफ्ट की ओर बढ़ते हुए बड़बड़ाया। जब प्रशिक्षक मोनिका ने उसे यह अजीब कार्ड दिया तो उसने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था, लेकिन कौन सोच सकता था कि इससे वह लाइब्रेरी के ऊपरी इलाकों तक पहुंच पाएगा जिसमें निस्संदेह बेहतर और थोड़ी गुप्त जानकारी होगी जो उसे पहली मंजिल पर रहने पर नहीं पता चलती। लिफ्ट में प्रवेश करते हुए जेरास ने अपने हाथों में कार्ड डुबोया तो एक तरफ कार्ड होल मौजूद था। फिर एक नीले रंग का होलोग्राफिक पैनल दिखाई दिया। कृपया इनपुट करें कि आप किस स्तर के क्षेत्र तक पहुंचना चाहते हैं। कुल 6 बटन थे जिनमें से प्रत्येक दूसरी मंजिल से 7वीं मंजिल तक जाता था। जेरस ने 7वें बटन पर क्लिक करते समय इस पर विचार नहीं किया। बीप, लिफ्ट तुरंत चालू हो गई और जेरस को लगा कि वह लगभग 3 मिनट तक तेजी से ऊपर की ओर धकेला जा रहा है, इससे पहले कि वह आखिरकार शीर्ष पर पहुंचे। बीप, लिफ्ट रुक गई और दरवाज़ा खुल गया। जेरस ने तुरंत कार्ड हटा दिया और बाहर निकल गया। 7वीं मंजिल EIA लाइब्रेरी में बहुत ऊंची थी और केवल प्रशिक्षकों में से बहुत उच्च रैंकिंग वाले सदस्यों के लिए ही सुलभ थी। सीटों की संख्या पहली मंजिल से कम थी और अलमारियों की संख्या भी कम थी। जेरस तुरंत एक शेल्फ की ओर गया और उसने वह खोजना शुरू कर दिया जिसकी उसे तलाश थी। अलमारियों की संख्या 30 तक नहीं पहुंच पाए। उसे EIA रैंकिंग और अर्थ कल्टीवेशन खंडहर के बारे में वह रिकॉर्डिंग खोजने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उन दोनों पर एक किताब निकालकर जेरास तुरंत उस जगह के सबसे दूर कोने में एक सीट पर चला गया और अपने उत्तरों के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसका ध्यान तब गया जब उसके चारों ओर एक नीली संरचना की रोशनी चमक उठी जिसे जेरास ने उत्सुकता से देखा। एक ऐसी संरचना जो बाहर से आने वाली आवाज़ों को रोकती है। बढ़िया। EIA रैंकिंग पर पहली किताब को तुरंत उठाते हुए जेरास ने शुरुआती पृष्ठ खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। EIA रैंकिंग। EIA आधार के विस्तार और पृथ्वी भर से और यहाँ तक कि दुनिया के बाहर से भी जातियों की भर्ती के साथ। इसलिए निष्पक्षता स्थापित करने के लिए नेतृत्व की एक प्रणाली प्रदान करना आवश्यक हो गया है जो समूह में प्रत्येक सदस्य की विशेषज्ञता, जिम्मेदारी और अधिकार के स्तर को इंगित करता है। इस उद्देश्य के लिए EIA में रैंक स्थापित किए गए हैं जिसमें भर्ती की प्रक्रिया से शुरू होने वाली कुल 10 रैंक शामिल हैं। इस रैंकिंग में शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। 1. नई कैडेट रैंकिंग। ये रैंकिंग केवल उन लोगों तक सीमित है जो EIA में नए भर्ती हुए हैं। उन्हें वे लोग कहा जाता है जिन्होंने EIA में केवल 1 वर्ष से कम समय बिताया है। इस रैंक में शामिल लोगों की कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह मुख्य रूप से EIA का शिक्षण चरण है। 2. निजी द्वितीय श्रेणी। यह नई कैडेट रैंकिंग के बाद की रैंक है और यह उन लोगों तक सीमित है जिन्होंने EIA में 1 वर्ष से अधिक समय बिताया है। इस रैंक में शामिल लोगों के लिए कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि यह भी मुख्य रूप से EIA का शिक्षण चरण है, लेकिन EIA कर्मियों के तहत मिशन पर जाने की अधिक संभावना भी है, मुख्य रूप से शिक्षण के बैनर तले। 3. निजी प्रथम श्रेणी। ये निजी प्रथम श्रेणी के बाद की रैंक है और यह उन लोगों तक सीमित है जिन्होंने EIA में 2 वर्ष से अधिक समय बिताया है। इस रैंकिंग में बहुत सारे मिशन और घातक प्रशिक्षण शामिल हैं और इसके अंत में एक परीक्षा दी जाएगी जिसमें उत्तीर्ण होने वालों को अगली रैंक पर जाने की अनुमति दी जाएगी, जबकि असफल होने का मतलब होगा कि इस रैंकिंग में तब तक बने रहना जब तक कोई व्यक्ति अंततः परीक्षा पास नहीं कर लेता। अनिवार्य रूप से ये EIA सदस्य का छद्म प्रशिक्षण चरण है। 4. कॉर्पोरल रैंकिंग। ये प्राइवेट फर्स्ट क्लास के बाद अगली रैंकिंग है और केवल उन लोगों के लिए सुलभ होगी जिन्होंने कॉर्पोरल टेस्ट पास किया है। यहाँ
कोई व्यक्ति EIA का 1 सितारा आधिकारिक सदस्य बन जाता है और 1 सितारा मिशन से लेकर 2 सितारा मिशन तक के मिशन पर जा सकता है। उच्च रैंकिंग वाले व्यक्ति की कमान में मिशन पर जाना भी संभव है। इस रैंक में एक कॉर्पोरल मिशन बार दिया जाएगा, जिसे कई मिशन पूरे करने के बाद भरा जाएगा और इसे भरने के बाद व्यक्ति को अगले रैंक पर स्वचालित पदोन्नति मिलेगी। 5. सार्जेंट रैंकिंग। ये कॉर्पोरल रैंकिंग के बाद अगली रैंकिंग है और यह उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने कॉर्पोरल मिशन बार पूरा कर लिया है। इस स्तर पर अधिकार बढ़ जाता है और 4 सितारा मिशन भी पूरे किए जा सकते हैं। इस रैंकिंग में कोई व्यक्ति मिशन पूरा करने के लिए अंडरलाइन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम 3 कॉर्पोरल चुनने का भी पात्र है। इस रैंक में एक सार्जेंट मिशन बार दिया जाएगा, जिसे कई मिशन पूरे करने के बाद भरा जाएगा और इसे भरने के बाद व्यक्ति को अगले रैंक पर स्वचालित पदोन्नति मिलेगी। 6. लेफ्टिनेंट रैंकिंग। ये सार्जेंट रैंकिंग के बाद अगली रैंकिंग है और यह उन लोगों के लिए सुलभ है जिन्होंने सार्जेंट मिशन बार पूरा कर लिया है। इस स्तर पर अधिकार बढ़ जाता है और यहाँ तक कि 6 स्टार मिशन भी पूरा किया जा सकता है। इस रैंकिंग में कोई भी व्यक्ति मिशन पूरा करने के लिए अंडरलाइन के रूप में कार्य करने के लिए अधिकतम 5 सार्जेंट चुनने का पात्र है। इस रैंक में एक लेफ्टिनेंट मिशन बार दिया जाएगा, जिसे कई मिशन पूरे करने के बाद भरा जाएगा और इसे भरने के बाद व्यक्ति को अगले रैंक पर स्वचालित पदोन्नति मिलेगी। 7. प्रमुख रैंकिंग। यह EIA में एक उन्नत रैंकिंग वर्ग है और इसे केवल लेफ्टिनेंट मिशन बार भरने और EIA उच्च अधिकारियों द्वारा आयोजित एक परीक्षा देने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। इस रैंकिंग में शामिल लोग शहर व्यापी स्तर के सर्वनाश की तुलना में 9 स्टार मिशन पूरा कर सकते हैं। वे निचली रैंकिंग में शामिल लोगों पर पूर्ण शक्ति रखते हैं और EIA उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमति दिए जाने पर उनमें से असीमित मात्रा में आदेश देने में सक्षम होते हैं। अगले रैंकिंग में पदोन्नति केवल एक पूर्ण मिशन के बाद होती है जो EIA के उच्च अधिकारियों द्वारा स्वयं दिया जाएगा। इस मिशन में 3 बार विफलता और वे हमेशा के लिए इस रैंक में फंस जाएंगे। 8. कर्नल रैंकिंग। यह मेजर रैंकिंग के बाद अगली रैंकिंग है। वे 10 सितारा मिशन से गुजर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने मिशन में उनके साथ अधिकतम 3 मेजर भी चुन सकते हैं। अगले रैंक में पदोन्नति केवल उच्च अधिकारियों के पूर्ण सामंजस्य निर्णय के तहत हो सकती है। 9. कमांडर रैंकिंग। ये पूर्ण आंकड़े हैं और EIA के उच्च अधिकारी हैं। वे शायद ही कभी मिशन पर जाते हैं और EIA सदस्यों की निगरानी और पर्यवेक्षण के प्रभारी होते हैं। उनके एक शब्द के लिए अवज्ञा का कोई कारण नहीं है और वे EIA के सभी सदस्यों को पूरी तरह से आदेश दे सकते हैं। वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कमांडर शिरोन इतने ऊंचे पद पर हैं, ज़ेरास ने खुद से कहा क्योंकि उसे आखिरकार गया के दादा की शक्ति का एहसास हुआ। 10. ग्रैंड कमांडर। ये EIA रैंकिंग के उच्चतम स्तर हैं। वे सबसे निचले स्तर पर हैं, गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ, और अगर वे कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। उनके बारे में कोई भी जानकारी एक विश्वस्तरीय रहस्य है। ग्रैंड कमांडरों की जानकारी से ज़ेरास ने गहरी सांस ली। ऐसा लगता है कि EIA में जितना समझा जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। ऐसे लोगों के साथ जो पलक झपकते ही पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए मिशन का क्या मतलब है? इसके अलावा ये दिखाता है कि EIA किस तरह की भयावह शक्ति है, क्योंकि इसे नष्ट करने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति या तो मनोरोगी मूर्ख हो सकता है या मौत को गले लगाने वाला मूर्ख। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि EIA पूरी तरह से अछूता है। लेकिन रुको, विशेषज्ञ रैंक कहाँ है? ज़ेरास ने उलझन में पूछा, क्योंकि वह अगले पन्नों की ओर मुड़ा जो खाली थे, लेकिन किताब के आधे हिस्से को खोलने के बाद एक शब्द ने तुरंत उसकी नज़र को पकड़ लिया जिससे वह मुस्कुरा उठा। तो यह वह जगह है जहां तुम छिपे थे। EIA असामान्यता रैंकिंग। अध्याय 149 EIA असामान्यता रैंकिंग। तो यह वह जगह है जहां आप छिपे हुए थे, ज़ेरास ने बड़बड़ाया। जगह के बारे में पृष्ठ इतनी दूर रखा गया था और पुस्तक के अंत में छिपा हुआ था। अगर कोई विशेष रूप से उस विषय की खोज नहीं कर रहा था तो निस्संदेह वे इसे पूरी तरह से मिस कर देंगे। EIA असामान्यता रैंकिंग। ये सामान्य EIA रैंकिंग के बीच अत्यंत विलक्षण लोगों के लिए एक रैंकिंग है। इस बात पर ध्यान दिया गया है कि EIA के बीच कुछ लोग उसी रैंक में दूसरों के लिए अतुलनीय हैं और उन्हें इस श्रेणी में रखने से उनकी रैंक धीमी ही होगी। इसलिए इस मुद्दे से बचने के लिए EIA ने इन विलक्षण लोगों के लिए एक नई प्रकार की रैंकिंग बनाई है जिसे असामान्य लोगों के रूप में बेहतर ढंग से परिभाषित किया जा सकता है। इस रैंकिंग में शामिल हैं: 1. विशेषज्ञ रैंक। ये रैंक केवल पहले 3 रैंकिंग में से उन लोगों को दी जाती है जिसमें न्यू कैडेट, प्राइवेट सेकंड क्लास और प्राइवेट सेकंड क्लास शामिल हैं। इस रैंकिंग के साथ कोई व्यक्ति कॉर्पोरल या असामान्यता रैंकिंग में उच्चतर लोगों के तहत मिशन के लिए साइन अप करने में सक्षम होगा और उसे तीनों पूर्वोक्त रैंक के सभी लाभ दिए जाएंगे। ध्यान दें, ये रैंकिंग केवल एक कैडेट के प्रदर्शन के आधार पर दी जा सकती है जिसने EIA को बहुत लाभ पहुंचाया है। इसलिए अगली असामान्यता रैंकिंग में पदोन्नति भी उसी कारक पर निर्भर करेगी,
यानी किसी व्यक्ति को पदोन्नति का फैसला करने से पहले एक बार फिर से ऐसा काम करना होगा जो EIA को बहुत लाभ पहुंचाए। जानकारी को देखते हुए ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। ये सच था कि राजकुमारी को बचाने के उसके कार्य ने ही उच्च अधिकारियों को उसे पदोन्नत करने का फैसला करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे पदोन्नति पाने के लिए अभी भी एक और असाधारण काम करना था। उसके पिछले काम ने उसकी मृत्यु को लगभग सुनिश्चित कर दिया था। उससे भी बड़ा एक और काम करने पर वह वास्तव में पुनर्जन्म की राह पर खुद को पा सकता है। अरे, ये धोखा है। अन्य रैंकों पर जो लोग हैं, उन्हें पदोन्नति पाने के लिए बस कुछ लानत बार भरने की जरूरत है, लेकिन हमें पदोन्नति पाने से पहले EIA को प्रभावित करने की कोशिश में लगभग मारे जाने की जरूरत है। ज़ेरास असंतुष्ट होकर लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी उसने पढ़ना जारी रखा। 2. राइजिंग स्टार रैंकिंग। यह विशेषज्ञ रैंक के बाद अगली रैंक है और इसमें कॉर्पोरल और सार्जेंट रैंकिंग वाले लोगों के लाभ शामिल हैं। इस रैंकिंग में जो लोग हैं, वे सामान्य EIA मिशनों पर नहीं जाते हैं, लेकिन EIA के लिए बेहद गोपनीय मिशनों से गुजरते हैं, जो बदले में सार्जेंट रैंकिंग वाले लोगों की पहुंच से परे लाभ और पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस रैंकिंग पर एक मिशन बार मौजूद है और एक बार भरने के बाद अगली रैंकिंग में पदोन्नति होगी। इन मिशनों में मृत्यु दर अविश्वसनीय रूप से अधिक है, लेकिन उनके पुरस्कार और भी अधिक हैं। इसलिए केवल राइजिंग स्टार्स में से सबसे बहादुर ही मिशनों से गुजरने की हिम्मत कर सकते हैं। साथ ही राइजिंग स्टार रैंक एक मिशन पर जाने के लिए 5 अन्य विशेषज्ञ रैंकों को अनुबंधित कर सकता है, जो बदले में विशेषज्ञ के लिए बहुत लाभ लाएगा और साथ ही साथ काम को आसान भी बनाएगा। इस रैंकिंग में शामिल व्यक्ति का बोझ। मिशन पर जा रहे हैं, बढ़िया, कम से कम इस व्यक्ति के पास भरने के लिए एक बार है, लेकिन वे विशेषज्ञों को भी अनुबंधित कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आखिरी जानकारी सुनकर ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं। राइजिंग स्टार रैंक वाले लोग विशेषज्ञ रैंकिंग वाले लोगों को मिशन पर साथ जाने के लिए अनुबंधित कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो वह मिशन पर जा सकता है और खुद से कुछ लाभ कमा सकता है। मेरे पहले से ही व्यस्त अगले 45 दिन व्यस्त होने के साथ और उसके तुरंत बाद कल्टीवेशन खंडहर खुलने के साथ मुझे ऐसा करने में बहुत समय लगेगा। ज़ेरास ने अगले पेज पर जाते हुए बड़बड़ाया। 3. एलिट मॉन्स्टर रैंकिंग। यह असामान्यता रैंकिंग है जो मेजर रैंकिंग की प्रतिद्वंद्वी है। उन्हें EIA के रक्षक कुत्ते कहा जाता है, जो आसानी से 8 स्टार मिशन को अकेले पूरा कर लेते हैं। उन्हें EIA द्वारा केवल बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर तैनात किया जाता है, जब पहले तैनात बल किसी मिशन में विफल हो जाते हैं। और यह समूह, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, कभी भी अपने मिशन में विफल नहीं होता। इसलिए उनका नाम एलिट मॉन्स्टर है। उनके बारे में कोई भी जानकारी बहुत गुप्त है, जो केवल उच्च अधिकारियों के बीच ही जानी जाती है, जबकि पूरे EIA में उनकी संख्या एक हाथ की उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कुल मिलाकर वे राक्षस हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हजारों लाशों का रास्ता तय किया है, दोस्त और दुश्मन दोनों। और इस दुनिया में जो वे चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है, उसे एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। 4. डेथ कमांडर। कमांडर के बराबर की रैंकिंग। वे असामान्यता रैंकिंग के उच्च अधिकारी हैं, शायद ही कभी तैनात किए जाते हैं और मुख्य रूप से असामान्यता रैंकिंग में उन लोगों की देखरेख करते हैं। 5. होलो कमांडर। EIA में सभी उच्च अधिकारियों के शीर्ष के बराबर की रैंक, ग्रैंड कमांडरों की रैंक से प्रतिद्वंद्वी। ये रैंक तुरंत EIA की सभी सेनाओं को अपने हाथ की एक लहर से युद्ध में जाने के लिए तैनात कर सकती है और एक निर्णय के साथ पूरी दुनिया के विनाश या जन्म का कारण बन सकती है। EIA की शुरुआत से लेकर अब तक केवल एक ही व्यक्ति को इस रैंकिंग तक पहुंचने के लिए जाना गया है, और जो उल्लेखनीय है वह यह है कि वह एक महिला है। ज़ेरस को यह सुनकर लगभग खून की खांसी आ गई, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी असामान्यता भी हो सकती है, और वह भी एक महिला। उसके हाथों में आत्माओं की संख्या ने उसकी कल्पना को पूरी तरह से झुठला दिया। महत्वपूर्ण नोट: 3 वर्षों में अगली असामान्यताओं तक पहुंचने में असमर्थता सामान्य रूप से रैंकिंग से हटा दी जाएगी और सामान्य रैंकिंग में वापस आ जाएगी। इसलिए असामान्यता रैंकिंग एक टाइम बम है जहां समय निकालने का मतलब है पदावनति। कुछ लोगों के लिए यह एक आशीर्वाद होगा, लेकिन दूसरों के लिए यह उनकी यादों में हमेशा के लिए एक दाग है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामान्य EIA रैंकिंग में उन लोगों के विपरीत जो EIA से किसी भी समय सेवानिवृत्त हो सकते हैं। असामान्यता रैंकिंग में वे लोग तब तक सेवानिवृत्त नहीं हो सकते जब तक कि वे EIA की अपनी सभी यादों को पूरी तरह से मिटाने और थेरॉन से अपनी सभी गतिविधियों को देखने के लिए सहमत न हों। इसलिए सेवानिवृत्ति ये लगभग असंभव है, क्योंकि EIA के उच्च अधिकारियों का मानना है कि इस समूह में पूरे EIA को अपने घुटनों पर लाने की क्षमता है। क्या? ज़ेरास अपनी सीट से उछलकर चिल्लाया जब अचानक उसे लाइब्रेरी में होने की याद आई। शुक्र है कि उसकी सीट के चारों ओर बैरियर ने किसी भी आवाज़ को अंदर या बाहर जाने से रोक दिया, अन्यथा उसे निश्चित रूप से बाहर निकाल दिया जाता। ये जानकारी इतनी चौंकाने वाली थी कि ज़ेरास को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। रिटायर होने का मतलब होगा EIA कि आपकी यादें, जो किसी भी मामले में तब की यादें होंगी जब वे अधिकतम 18 वर्ष के थे, पूरी तरह से मिट जाएंगी और उनकी हरकतें भी जांच के दायरे में होंगी।
ऐसा नियम लागू करने के लिए यह कितना कठोर है, लेकिन ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। यह के अनुसार वे ऐसा नियम तभी लागू करेंगे जब वे अतीत में एक दृश्य रहे हों जिसने इसके संचालन को बहुत नुकसान पहुंचाया हो। इसने ज़ेरा की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा दिया। आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने एआई को असामान्यता रैंकिंग पर उन लोगों की क्षमता से बहुत भयभीत कर दिया कि वे किसी अन्य व्यक्ति की यादों को मिटाने का विकल्प चुनेंगे और उनकी यादों के मिट जाने के बाद भी उनके आसपास कड़ी सुरक्षा रखेंगे। नोव एल बी JNN। ऐसी घटना क्या हो सकती है? ठीक है, मैंने 2 बातें सीखी हैं। एक ये कि अब मैं जीवन भर के लिए एआई के साथ उलझ गया हूं, और दूसरी बात एआई में रैंकिंग। पुस्तक में अन्य जानकारी थी, लेकिन ज़ेरास की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने दूसरी पुस्तक लेने से पहले इसे बंद कर दिया। अध्याय 150 दी सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस। दी सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस पिछले मिशन में उनके प्रदर्शन के लिए एआई द्वारा उन्हें दिए गए लाभों में से एक था। लेकिन जिस बात ने ज़ेरा की जिज्ञासा को सबसे ज़्यादा उत्तेजित किया वह ये था कि वह एआई का प्रतिनिधित्व कर रहा था और पूरे 9 परिवारों की प्रतिभा भी इसमें भाग लेगी। एक कल्टीवेशन रूइंस जिसने पृथ्वी के पूर्ण परिवारों की जिज्ञासा को जगाने में कामयाबी हासिल की। इस तरह की चीज़ इतनी सरल नहीं हो सकती। उसके हाथों में किताब के शीर्षक को देखते हुए उसमें लिखा है, पृथ्वी कल्टीवेशन रूइंस। पहले पृष्ठ पर एक सामग्री तालिका थी। इसे स्क्रॉल करते हुए ज़ेरास को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। दी सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस। पेज खोलने पर इसमें लिखा है, जब से महान विकास और जीन की उपस्थिति की खोज की गई है, प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ने के साथ ही मानव जाति समृद्ध हुई है और इसी तरह मानव जाति की ताकत भी बढ़ी है। जानवरों में भी परिवर्तन हुए, कुछ ने शक्ति प्राप्त की और बहुत मजबूत हो गए, लेकिन मानव जाति की शक्ति के तहत, हालांकि उन्होंने काफ़ी सिरदर्द पैदा किया, फिर भी वे कोई समस्या नहीं थे और उनके बढ़ते आकार और शक्ति को जल्द ही नियंत्रण में रखा गया। लेकिन एक घटना ने मानव जाति के उस समृद्ध युग को लगभग समाप्त कर दिया। एक सर्वनाशकारी घटना जो लगभग मानवता के विलुप्त होने की ओर ले जाती है। मानवता द्वारा खोजी गई पहली एलियन जातियों के साथ युद्ध, जिसे साइडॉप्स कहा जाता है। एक एलियन जाति न केवल मन में हमसे बेहतर है बल्कि हम जिस चीज़ में माहिर हैं और हमारी तथाकथित एस्कार्ट प्रौद्योगिकी में भी। 10 के इस समूह में से 9 अब 9 परिवारों के वर्तमान कुलपति हैं। सच में, ये लगभग एक निरर्थक प्रयास था, एक एलियन जाति का विरोध करना जो हर तरह से हमारे लिए सर्वोच्च थी। हमारी तथाकथित तकनीक जिस पर हमें बहुत गर्व था और हमारी बढ़ती ताकत इस जाति के सामने उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई लगती हैं, एक शत्रुतापूर्ण विदेशी जाति द्वारा हमारा बलपूर्वक उपनिवेशीकरण आसन होता है, तो 10 मनुष्यों के एक समूह को एक विलुप्त प्राचीन जाति का कल्टीवेशन खंडहर मिला। 10 के इस समूह में से 9 अब 9 परिवारों के वर्तमान कुलपति हैं। भले ही जीन की खोज बहुत पहले हो चुकी है और 9 परिवारों की स्थिति सबसे मजबूत जीन रखने वाली एक मौलिक रूप से स्वीकृत तथ्य थी, फिर भी कुछ ऐसे परिवार थे जो मूल रूप से 9 परिवारों में से कुछ की तुलना में उतने ही शक्तिशाली थे, यदि थोड़े भी शक्तिशाली नहीं थे। इस कल्टीवेशन खंडहर की उपस्थिति ने इस तथ्य के पूर्ण स्थिरीकरण में किसी भी चीज़ से अधिक प्रभाव डाला। जब 10 का समूह कल्टीवेशन खंडहर से उभरा, तो उनकी आनुवंशिक क्षमताएं उस युग के लोगों में बहुत अधिक सुधार हुई थीं, और जिन्होंने उनकी ताकत देखी, उन्होंने उन्हें ऐसी शक्ति रखने वाला बताया जो देवताओं को भी टक्कर दे सकती थी। जब वे इस कल्टीवेशन खंडहर से बाहर निकले, तो वे अचानक कितने शक्तिशाली हो गए थे। ये कहना झूठ नहीं होगा कि केवल उन 10 लोगों के कारण ही साइडॉफ और मानवता के बीच युद्ध जीता गया था। लेकिन जिन लोगों ने उनकी शक्ति देखी, वे पूरी तरह से आश्वस्त थे कि इस कल्टीवेशन खंडहर से 10 लोगों के उभरने के बाद ही उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी और उन्हें अचानक अपनी आनुवंशिक क्षमताओं पर इतना अधिक नियंत्रण मिल गया था, जितना उस समय किसी ने कभी नहीं देखा था। इससे ये सवाल उठता है कि आखिर इस कल्टीवेशन खंडहर में ऐसा क्या है जिसने उनकी शक्ति को इतना बेहतर बना दिया। इसके अलावा, इस खंडहर से बाहर निकलने पर 10 लोगों के इस समूह द्वारा इसका नाम द सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइन क्यों रखा गया? ये जानकारी सुनकर ज़ेरा की भौहें चिंतन में सिकुड़ गईं, क्योंकि यह निश्चित रूप से उसके लिए नई खबर थी। उसने पहले दुनिया के इतिहास और एआई के बारे में जो किताब पढ़ी थी, उसमें कहा गया था कि साइडॉप्स और मानवता के बीच युद्ध एक संकीर्ण जीत थी और 10 लोगों के बीच कल्टीवेशन रूइन के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, बस इतना ही कि एआई और 9 परिवारों ने सहयोग किया था। इस कल्टीवेशन रूइन के बारे में बहुत कम जानकारी वास्तव में ज्ञात है, लेकिन वास्तव में पुष्टि की गई जानकारी में शामिल हैं। 1. इस खंडहर का नाम द सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइन है और यही कारण है कि 9 परिवारों की स्थिति वर्षों से निर्विवाद बनी हुई है। 2. खंडहर 100 साल में केवल एक बार खुलता है और पूरी अवधि केवल 1 सप्ताह की होती है, हालांकि कभी कभी इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। 3. खंडहरों को 9 परिवारों और एआई के बीच हेरफेर किया गया है, इसलिए कोई भी नहीं उनसे अलग होकर कोई भी इस खंडहर में प्रवेश नहीं कर सकता। ज़ेरा की भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह इसके पीछे की वजह का अंदाज़ा लगा सकता था।
चूंकि 9 परिवार ही वे थे जिन्होंने सबसे पहले खंडहर की खोज की थी और यह उनकी ताकत में बेतहाशा वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। स्वाभाविक रूप से वे इसे अन्य परिवारों के हाथों से दूर रखना चाहेंगे। ज़ेरा की भौहें सिकुड़ने पर अचानक उसके दिमाग में एक अजीब विचार आया। राजकुमारी डायना और क्विन के साथ व्यवहार से वह जानता था कि 9 परिवारों के बीच किसी प्रकार का पदानुक्रम मौजूद था। अगर यह खंडहर वास्तव में उनके विकास का कारण है तो इसका मतलब है कि खंडहर में प्रतिस्पर्धा अविश्वसनीय रूप से क्रूर होगी, क्योंकि हर कोई यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि वे अपनी रैंकिंग बनाए रख सकें और साथ ही वे किसी की भी ताकत को सीमित कर दें जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है ताकि रैंकिंग को नुकसान न पहुंचे। 4. ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही इस खंडहर में प्रवेश कर सकता है और व्यक्ति जितना बूढ़ा होगा प्रवेश करना उतना ही कठिन होगा और मृत्यु की संभावना भी हो सकती है। इसलिए केवल सबसे महान प्रतिभा और शायद 9 परिवारों की अगली पीढ़ी के कुलपति को ही अंदर जाने की अनुमति है। यह एक व्यापक और गुप्त घटना है जो केवल 9 परिवारों और EIA को ही पता है। महत्वपूर्ण नोट: इन खंडहरों के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है वह टुकड़ों में है, कुछ जानकारी की पुष्टि नहीं हुई है और कुछ तो शुद्ध अफवाहें हैं। लेकिन अगर इस खंडहर के बारे में एक बात पक्की है तो वह ये कि जो लोग इसमें घुसे और जिंदा वापस लौटे वे फिर कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। नोट यहीं खत्म हो गया क्योंकि ज़ेरास ने अगला पेज खोला, लेकिन ये दूसरे खंडहर का पेज था। तो बस इतना ही? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। जानकारी बहुत कम थी। खेती के खंडहर की सामग्री के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। लेकिन यह वही है जो है। शायद इसके बारे में अधिक जानकारी ऊपरी मंजिलों पर है, ज़ेरास ने बड़बड़ाते हुए कहा और बाहर निकलने से पहले किताब को उनकी जगह पर वापस रख दिया। अब अपने छात्रावास के कमरे में वापस जाने और अपना सामान तैयार करने का समय आ गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 9 बजे जब ज़ेरास अपने छात्रावास के कमरे के सामने पहुंचा। कमरे में प्रवेश करते हुए जो मंद रोशनी में था, खिड़की से कमरे में प्रवेश करने वाली चांदनी के लिए सुरक्षित था। ज़ेरास ने बेडरूम की ओर बढ़ते हुए परिचित गंध को सांस में लिया। एक बड़ा सा आलिंगन देते हुए अपने बिस्तर से उठकर वह अनिच्छा से अपनी अलमारी की ओर बढ़ा और अपना सामान पैक करना शुरू किया। तभी ज़ेरा का हाथ अचानक हवा में लटक गया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं और फिर वे अचानक बेहद ठंडी हो गईं। और तुम कौन हो? ज़ेरा ने धीरे से फुसफुसाया, फिर भी यह धीरे धीरे उठने वाली गड़गड़ाहट की भावना पैदा कर रहा था जो ज़ेरा के अस्तित्व से निकलने वाली आभा की जानलेवा तरंगों के साथ कान फाड़ने वाली बिजली के बोल्ट को जन्म देने वाली थी। उसकी निजता का उल्लंघन किया गया है।